हेलो बच्चों। तो बच्चों आज अपन मैट्रिक्स का लेक्चर नंबर 6 डिस्कस करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों लेक्चर नंबर 5 में अपन ने ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस के बारे में पढ़ा था, यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, अवयवों का गुणन पढ़ा था, उसके अनुकूल स्थिति पढ़ चुके, उसके अपन ने उसके क्वेश्चंस कर चुके, उसकी प्रॉपर्टी कर चुके। ठीक है बच्चों। और 3.1 डिस्कस कर लिया था अपन ने, और 3.2 के कुछ क्वेश्चन बाकी रह गए थे बच्चों जो अपन कर नहीं पाए समय के अभाव में। तो आज अपन वो सब डिस्कस करेंगे और आज एक्सरसाइज 3 कंप्लीट हो जाएगी और फाउंडेशन की जो शीट है वो आज आपको अपलोड हो जाएगी बच्चों इस वीडियो में। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो जो बच्चे फाउंडेशन में पढ़ रहे हैं तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनको पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर लो और एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चन स्टार्ट करना आप। ठीक है बच्चों, सीट पॉइंट ऑफ व्यू से। चलो आज अपन बच्चों लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट कर रहे हैं और लेक्चर नंबर 6 में आज अपन पढ़ेंगे वर्ग अवयव के सम अनदर टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिसेस। देखो बच्चों मैंने आपको पहले ही इस बात से अवगत करा दिया था कि जो अपने पास वर्ग अवयव है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स को अपन बोलेंगे वर्ग अवयव। तो मेरे बच्चों वर्ग अवयव ही इंपॉर्टेंट है, इसी को अपन वर्ग अवयव जिसमें पंक्ति और स्तंभ क्या हो, बराबर हो। ठीक है बच्चों। तो सम अनदर टाइप्स ऑफ वर्ग अवयव अपन बात करेंगे। कौन कौन से अपन इसमें बात करेंगे? जो पहली अपन जो बात करेंगे वो करेंगे वर्ग सम अवयव। इसे अपन इंग्लिश में बोलते हैं आइडियम पोटेंट मैट्रिक्स। अच्छा सेकंड जो है वो अपन पढ़ेंगे अंतर्वलीन अवयव। और ये सब कैसे कैसे नाम है? हाँ बच्चों अंतर्वलीन अवयव, इसे अपन इंग्लिश में बोलते हैं इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। और थर्ड जो अपन बात करेंगे वो अपन बात करेंगे अंतर्वलसम अवयव हो गया, अंतर्वलीन अवयव हो गया। और अपन बात करेंगे आवृत्ति अवयव। इसे अपन बोलेंगे इंग्लिश में पीरियोडिक मैट्रिक्स। तो ये पीरियोडिक फंक्शन आप लेवल क्लास में पढ़ चुके हैं बच्चों, अपन एक बार उसका रिवाइज करा देंगे। अब फोर्थ वन जो अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे शून्यभावी अवयव। भाभी वाला नहीं, शून्य भाव वाला भावी है ना, शून्यभावी अवयव। और मेरे बच्चों इसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं नीलपोटेंट मैट्रिक्स। तो आज अपन ये 4 टाइप्स की मैट्रिक्स पढ़ेंगे और ये चारों टाइप्स किसके होते हैं? वर्ग अवयव के, है ना। और जेईई मेंस, और बच्चों ये जो जेईई मेंस में इसके बारे में कुछ टाइप्स के क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, इसलिए मुझे इसको डिस्कस करना पड़ रहा है ना। और बच्चों इसमें एक और आता है लंबकोणीय यानी लंबीय अवयव ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। वो अपन इसके लेक्चर नंबर 7 में डिस्कस करेंगे, काफी बड़ा पार्ट है उसका भी। तो चलो बच्चों क्या होता है वर्ग सम अवयव? यदि वर्ग सम अवयव में क्या कंडीशन होगी इसको भी अपन डिटेल में देखेंगे। पहले अपन लिखेंगे किसी अवयव का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करने पे वो खुद ही अवयव प्राप्त हो जाती है, तो ये कहलाएगी क्या? वर्ग सम अवयव। यदि अपन किसी अवयव का वर्ग करेंगे
और वर्ग करके वापिस से आने तक वो खुद ही अवयव प्राप्त हो जाती है, तो उसको अपन क्या कहेंगे मेरे बच्चों, उसको अपन कहेंगे वर्गसम अवयव। अंतर्वलीन अवयव इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स में क्या है मेरे बच्चों, इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स में है, यदि मैं किसी भी अवयव का स्क्वायर करूंगा और स्क्वायर करने पे मुझे क्या प्राप्त हो जाए, इकाई अवयव, तो अपन उसे बोलेंगे अंतर्वलीन अवयव। ठीक है बच्चों। अनदर वे आवृत्ति अवयव। आवृत्ति में क्या होता है कि यदि मैं किसी अवयव के एक निश्चित नंबर के बाद क्या जाए, वही अवयव रिपीट हो जाए, तो उसे अपन बोलेंगे आवृत्ति अवयव, रिपीटेशन। जैसे साइन फंक्शन होता है ना, साइन जो होता है बच्चों 2π के बाद रिपीट होने लगता है अपने इंटरवल को, तो वो जो लीस्ट पीरियड होता है उसे अपन बोलते हैं आवर्त काल बोलते हैं ना बच्चों। तो ऐसे ही यहाँ पे अपन ने क्या बोला कि एक अवयव a है और उसकी पावर k+1 के बाद वो क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे जो k+1 होगा यानी लीस्ट नंबर जो होगा k, वो क्या कहलाएगा अपने पास, वो कहलाएगा आवर्त, इसका आवर्त काल, यानी इसका कितना पीरियड है। ठीक है मेरे बच्चों। अब देखो अपन बात करेंगे किसकी, शून्यभावी अवयव की। तो शून्यभावी अवयव देखो क्या है कि अपने पास कोई अवयव है a और किसी पावर के बाद, कोई पावर ले लो m के बाद क्या आया, वो शून्य प्राप्त हो गया, तो उसे अपन बोलेंगे शून्यभावी अवयव। चलो अब ये चीज वन वन अपन डिस्कस करेंगे, क्या चीजें हैं, कैसे अपन वो करेंगे। तो देखो बच्चों, पहला अपन बात करेंगे वर्गसम अवयव। तो वर्गसम अवयव में देखो, वर्गसम अवयव तो देखो बच्चों, वर्गसम अवयव में अपन ने क्या पढ़ा, a² क्या पढ़ा, a पढ़ा। ठीक है बच्चों, a² क्या है अपने a। अब इसमें अपन एक एक नोट करते चलेंगे। तो पहले चलो इसमें देख लेते हैं बच्चों। देखो मैंने क्या करा, इसमें पहली चीज मैंने बात करा कि अपन ने a से क्या कर दिया, इसका गुणन कर दिया दोनों तरफ। जब a अवयव से जब मैं गुणन करूंगा तो ये हो जाएगा a² यही होगा। अब बच्चों ये कितना जाएगा, ये जाएगा a की पावर 3 बराबर, ये कितना जाएगा a² और a² कितना होता है a कितना होता है a। इसका मतलब कि यदि अपने पास कोई आपसे बोला, तो देखो a³ बराबर कितना हो गया, a³ बराबर a ही हो गया है ना। अब आपसे कोई बोले कि यदि a एक वर्गसम अवयव है, a एक वर्गसम अवयव है, यदि a एक वर्गसम अवयव है तो a पे पावर कुछ भी लगी हो उसका आंसर भी कितना होगा a, फॉर ऑल k बिलोंग्स टू n, ये आपके पास आंसर आएगा। तो ये चीज समझ आई बच्चों। यदि a एक वर्गसम अवयव है तो a के बराबर a, फॉर ऑल k बिलोंग्स टू n आ जाएगा। पहले पॉइंट। ठीक है बच्चों, तो वर्गसम अवयव में पहला पॉइंट समझ में आया। अच्छा, अब बात करेंगे अपन दूसरा पॉइंट वर्गसम अवयव में। चलो मेरे बच्चों, आज अपन बात करेंगे अब दूसरा नोट, है ना बच्चों। दूसरे नोट में देखो बच्चों, अपन कह लेंगे कि यदि आपको दे दिया यदि a एक वर्गसम अवयव है, यदि a एक वर्गसम अवयव है, वर्गसम अवयव है, तो इसके सारणिक का मान, तो इसके संगत सारणिक का मान क्या होगा ना बच्चों, इसके बारे में हमने डिस्कस करेंगे। तो मेरे बच्चों देखो, यदि a एक वर्गसम अवयव है तो अपन जानते हैं इसका a बराबर कितना जाएगा a। ठीक है बच्चों,
और देखो ये किसके टाइप्स है, ये सब स्क्वायर मैट्रिक्स के टाइप्स है, यानी वर्ग आव्यूह के ही क्या है ये बच्चों प्रकार है। जब ये वर्ग आव्यूह के प्रकार है तो इसका सारणिक अपन क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब देखो अपन अब क्या करेंगे, अब अपन इसका सारणिक लेंगे, तो इसका सारणिक लेंगे तो सारणिक ए स्क्वायर बराबर इस आव्यूह का सारणिक, तो इस वाले आव्यूह का सारणिक ले लिया और इस वाले आव्यूह का सारणिक ले लिया। अब बच्चों देखो मैंने आपको ये प्रॉपर्टी सिखाई है कि सारणिक ऑफ ए बी का मान बराबर होगा सारणिक ऑफ ए गुणनफल सारणिक ऑफ बी। ओके बच्चों, तो ये चीज समझ में आई, तो वो ही प्रॉपर्टी अपन इसमें लगा देंगे। तो देखो सारणिक ए मतलब ए स्क्वायर आव्यूह का सारणिक लिया है, तो बच्चों अपन क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर लिख सकते हैं ए इंटू ए, अरे लिख सकते हैं ना मेरे बच्चों, बराबर सारणिक ऑफ ए, ऐसे लिख सकता हूं। अब देखो ये ए और ये ए, तो और ये वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी इसमें गुणनफल, तो ए को मिला के जो सारणिक होगा तो वो सारणिक अपन ऐसे भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, बराबर सारणिक ऑफ ए। अब बच्चों देखो मैंने आपको पहली ही क्लास में बताया था कि सारणिक जो होता है वो केवल क्या होता है, एक मान होता है, और आव्यूह जो होता है वो क्या होता है, एक अरेंजमेंट होता है। ठीक है बच्चों, तो ये चीज मैंने आपको सिखाया था। तो अब ये एक मान है और ये भी एक मान है, सेम मान, तो ये क्या जाएगा, स्क्वायर जाएगा। अरे बच्चों हो जाता है ना सेम मान का स्क्वायर, हाँ होता है ना बच्चों, बराबर सारणिक ऑफ ए। अब बच्चों देखो ये मान का स्क्वायर और ये मान, जैसे मैंने आपको सिखाया था इनइक्वालिटीज में कि x स्क्वायर बराबर x, सेम वही ना, x एक मान है। अब x स्क्वायर बराबर x को यदि मुझे सिद्ध करना है, यह x की किस वैल्यू के लिए बराबर आएगा, तो देखो जब मैं x की वैल्यू क्या रखूंगा 0, तो 0 बराबर 0 तब भी सही आएगा। अच्छा मैंने x की वैल्यू रखी 1, तो 1 का स्क्वायर LHS में 1 और यहाँ पे 1, तो 1 बराबर 1। अच्छा मैंने रखा x की वैल्यू -1, तो यहाँ तो जाएगा -1 का स्क्वायर 1, लेकिन जाएगा -1, तो 1 बराबर -1 होता है क्या बच्चों, नहीं होता है। इसका मतलब x स्क्वायर बराबर x यदि आपसे पूछा गया है तो केवल x के दो ही मान ऐसे मिलेंगे जिनके लिए सेटिस्फाई होगा, और कौन कौन से मान होंगे, वो 0 और 1 होंगे, है ना बच्चों। तो ऐसे ही देखो बच्चों यहाँ पे ये देखो ये सारणिक है, आव्यूह नहीं सारणिक है। तो सारणिक क्या होता है, एक मान ही होता है। अब क्या मान है, तो देखो उसको अपन वो मान निकालेंगे, तो एक प्रिडिक्शन लगाएंगे, तो ये सारणिक का स्क्वायर बराबर सारणिक, तो केवल क्या संभव हो सकता है, ये केवल और केवल कब संभव होंगे, जब सारणिक ऑफ ए का मान या तो 0 हो या फिर क्या हो 1 हो। ठीक है बच्चों, तो यदि आपसे बोला गया है यदि ए एक वर्गसम आव्यूह है तो इसके संगत सारणिक का मान कितना हो जाएगा, या तो 0 हो जाएगा या फिर 1 हो जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट बच्चों? ओके चलो अब बात करेंगे अपन थर्ड पॉइंट की। तो वर्गसम आव्यूह में अब थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। देखो मतलब देखो थर्ड पॉइंट अब आपको बोला कि यदि ए एक वर्गसम आव्यूह है, यदि ए एक वर्गसम आव्यूह है, बच्चों दिख रहा है आपको, तो यदि ए एक वर्गसम आव्यूह है तथा साथ में देखो तथा वो कैसी आव्यूह है, अव्युत्क्रमणीय आव्यूह है, तथा व्युत्क्रमणीय आव्यूह सॉरी तथा व्युत्क्रमणीय आव्यूह भी है। यानी अब आपको क्या बोला कि एक वर्गसम आव्यूह भी है और व्युत्क्रमणीय आव्यूह भी है। तो बच्चों देखो व्युत्क्रमणीय आव्यूह की कंडीशन मैंने आपको बताई कि व्युत्क्रमणीय आव्यूह क्या होती है, ऐसी आव्यूह जिसके सारणिक का मान क्या नहीं होता, 0 नहीं होता। ऐसी आव्यूह जिसके सारणिक का मान क्या नहीं होता, 0 नहीं होता, वो कहलाती है व्युत्क्रमणीय आव्यूह। और ए एक क्या है, वर्गसम आव्यूह, तो वर्गसम आव्यूह क्या होगा, ऐसी आव्यूह जिसका वर्ग स्वयं किसके बराबर हो, खुद के ही बराबर हो, वो कहलाएगी वर्गसम आव्यूह। तो ये दोनों कंडीशन को लेके अपन क्या रिजल्ट निकालना चाहेंगे, तो देखो बच्चों व्युत्क्रमणीय आव्यूह है इसका मतलब सॉरी बच्चों व्युत्क्रमणीय आव्यूह इसका मतलब ए इनवर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। अरे बच्चों ए इनवर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। ओके
अब देखो बच्चों ए स्क्वायर बराबर ए हम जानते हैं, और ये कैसे आयु है, व्युत्क्रमणीय आयु है, तो इसका मतलब ए इनवर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। तो ए इनवर्स से अब अपन क्या कर देंगे, प्री कैंसिलेशन रूल लगा देंगे या फिर पोस्ट कैंसिलेशन रूल लगा देंगे मेरे लालो। तो अब यहां अपन लगाएंगे, देखो ए इनवर्स का अपन लगाएंगे, तो ए इनवर्स से मैंने प्री क्या कर दिया, कैंसिलेशन रूल लगा दिया। तो ए इनवर्स से मैंने गुना कर दिया पहले, ऐसे ही ए इनवर्स से मैंने गुना कर दिया पहले ए। अब बच्चों देखो ए इनवर्स ए स्क्वायर को बच्चों मैं लिख सकता हूं ए ऐसे लिख सकता हूं, और बच्चों ए इनवर्स ए क्या होता है, आई। ये देखो मैंने आपको बताया था कि किसी आव्यूह का ए इनवर्स जो होगा वो क्या होता है, आई यानी तस्मा। आपको बताया था बच्चों ये कि मुझे एक गुणन, देखो बच्चों ये क्या हो रहा है, गुणन ही हो रहा है ना, गुणन। तो ये क्या है, गुणन संक्रिया। तो जब अपन किसी आव्यूह की गुणन संक्रिया लगाते हैं तो उस आव्यूह का प्रतिलोम क्या होता है, ए इनवर्स होता है। ए इनवर्स से जब अपन किसी आव्यूह का गुणनफल करते हैं तो आंसर क्या आता है, आई। समझ में आया बच्चों? तो ये चीज तो अपन ने कल डिस्कस कर चुके थे लेक्चर नंबर 5 में। तो बच्चों ए इनवर्स प्रोडक्ट ए कितना जाएगा, आई। ऐसे बच्चों यहाँ पे ए इनवर्स ए ये कितना जाएगा, आई। तो आई क्या होता है, इकाई आव्यूह। तो आई ए इज इक्वल टू कितना आ गया, आई। अब बच्चों आई ए तो आई ए क्या है, मतलब आई ए नहीं, आई ए बी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। किसी भी आव्यूह को इकाई आव्यूह के साथ गुणन करते हैं तो क्या मिलता है बच्चों, वो खुद आव्यूह मिलता है। तो ये आई तो कहलाएगा इस आव्यूह का तस्मक, और ये ए इनवर्स कहलाएगा इस आव्यूह का प्रतिलोम। तो किसी भी आव्यूह का प्रतिलोम गुणन संक्रिया के लिए, किसके लिए, गुणन संक्रिया के लिए, ठीक है। तो गुणन संक्रिया के लिए किसी भी आव्यूह का तस्मक होता है आई और प्रतिलोम होता है ए इनवर्स। बच्चों यही चीज आप द्वि आधारित संक्रिया में पढ़ोगे, वहां 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है आपके बोर्ड के एग्जाम में, लुल्लू एग्जाम में, और बच्चे उसको गलत कर देते हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं होता क्या तस्मक होता है, क्या प्रतिलोम होता है। तो बच्चों समझ में आया? और ये चीज मैं आपको अगेन एंड अगेन रिपीट कर रहा हूं, तो इसको ध्यान से समझना। आई ए तो ए हो जाएगा और ये आई हो जाएगा। इसका मतलब देखो बच्चों ए इज इक्वल टू आई, तो ए इज इक्वल टू आई का मतलब क्या होगा कि जो आपको कंडीशन दे रखी ना, ए एक वर्गसम आव्यूह तथा व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, तो इसका मतलब वो ए कौन सी आव्यूह होगी, इकाई आव्यूह। कौन सी आव्यूह होगी, इकाई आव्यूह होगी। और इकाई आव्यूह के सारणी का मान कितना होता है, 1 होता है। अब बच्चों देखो मैं इस चीज को इतना न समझा के सीधा भी समझा सकता था, कैसे, देखो आंसर नहीं छुपा हुआ है। यदि एक वर्गसम आव्यूह है तो उसके संगत सारणी का मान या तो 0 होगा या फिर 1 होगा। समझ आया बच्चों? या तो 0 होगा या 1 होगा। अब यहां मैंने क्या बोल दिया कि एक वर्गसम आव्यूह भी है तथा व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। व्युत्क्रमणीय आव्यूह का मतलब सारणिक ए का मान 0 नहीं होगा। जब सारणिक ए का मान 0 नहीं होगा तो दुनिया वालों ने तो इसको मना कर दिया, तो केवल क्या बचा, 1 बचा। तो अब ये तो अपने डेफिनेटली पता लग गया कि ऐसी सारणिक जो वर्गसम, ऐसी आव्यूह जो वर्गसम भी है और व्युत्क्रमणीय भी है, तो उसके सारणिक का मान तो 1 तो होगा ही होगा। समझ रहे हैं बच्चों? 1 होगा। तो ये तो पता लगा लिया ना अपने, 1 होगा। अब ऑप्शन में जो आपको 4 ऑप्शन दे रखे होंगे एग्जाम में, उसमें आप सारणी निकाल के निकालो, जिसका सारणी का मान 1 होगा वो इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन ये तो समझ आ गया ना, केवल ये समझा नहीं, यदि ये नहीं समझा था, लेकिन आपने ये भी समझ लिया तो ये ही पता लगा लिया कि वो आव्यूह भी कैसी आव्यूह होगी, इकाई आव्यूह होगी। समझ में आया बच्चों? तो ये चीज समझ आए, 3 पॉइंट समझ में आ गए इसके वर्गसम आव्यूह के। चलो अब बात करेंगे अपन सेकंड, अंतर्वलीन आव्यूह। अब बच्चों देखो, अब अपन बात करेंगे दूसरा टाइप जो था, सेकंड टाइप वो था अंतर्वलीन आव्यूह। अंतर्वलीन आव्यूह क्या होता है बच्चों? अंतर्वलीन आव्यूह कि ऐसी आव्यूह जिसका वर्ग करने पर क्या प्राप्त हो, आई प्राप्त हो, यानी इकाई आव्यूह प्राप्त हो, तो वो कहलाता है अंतर्वलीन आव्यूह। समझ में आया बच्चों?
अब देखो अंतर्वलीन आयु में अपन कौन कौन से रिजल्ट की बात करेंगे। जैसे पहला रिजल्ट आपको बोल दिया जाए कि यदि ए एक अंतर्वलीन आयु है तो अब देखो तो का मतलब क्या है कि अब अपन क्या करेंगे कि इसकी और पावर बढ़ जाए, ए स्क्वायर के बाद a3 पूछ ले जाए। तो यदि a एक अंतर्वलीन आयु है तो a की पावर k का मान क्या होगा ऐसा कुछ पूछ ले जाए। तो फिर उसके लिए अपन क्या करेंगे, अच्छा जैसे अपन ने अभी वर्ग सम के लिए पढ़ा था ना, सेम इसके लिए पढ़ेंगे। तो देखो a स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, i होता है। अब मैंने इसको गुणा करा किसके साथ, a के साथ। किसके साथ गुणा किया, a के साथ। तो ये हो जाएगा a ऐसे। तो बच्चों प्री कैंसिलेशन है तो प्री लगाना, पहले गुणा करना, बाद है तो a को बाद में। यदि यहाँ a को आप बाद में गुणा करोगे पोस्ट करोगे तो यहाँ पे भी a बाद में ही आएगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। अब a और a स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, a की पावर 3 a जी कर ai। तो ai बोलो क्या जाएगा a। इसका मतलब a क्यूब बराबर कितना है a स्क्वायर बराबर यदि i है तो a क्यूब बराबर कितना हो जाएगा a हो जाएगा। अच्छा अब देखो फिर a4 कितना होगा, तो a4 चेक कर लेते हैं। अब मैं इसको गुणा करूंगा वापस से किससे, a से। तो ये हो जाएगा a पे 4 और ये जाएगा a स्क्वायर, कितना हो जाएगा a स्क्वायर। अब देखो बच्चों a स्क्वायर तो अपन को कितना दे रखा है i, तो a की घात 4 बराबर कितना हो जाएगा i हो जाएगा। ठीक है बच्चों, दिख रहा है मेरे बच्चों, a स्क्वायर बराबर i दिख रहा है ये। ओके तो ये शायद आपको नहीं दिख रहा होगा ना बच्चों। तो अपन इसको क्या लिखेंगे, a स्क्वायर बराबर 4 है तो a की पावर 4 बराबर कितना हो जाएगा i हो जाएगा। अब यहां से अपन क्या प्रेडिक्शन लगाएंगे कि देखो अच्छा यदि a एक अंतर्वलीन आयु है तो a के बराबर क्या होगा, a के बराबर क्या होगा। अब a के बराबर में दो आंसर है, कितने आंसर है, दो। कौन कौन से, एक तो i आ रहा है और एक a आ रहा है। अब देखो बच्चों a4 में भी i आ रहा है, अब a5 करेंगे उसमें भी a आएगा, यानी दो आंसर के अलावा तीसरा आंसर नहीं आएगा। तो a पे पावर k का कितने आंसर आएंगे, दो। या तो वो a होगा या फिर वो i होगा। ठीक है बच्चों, अब a कब आएगा, i कब आएगा, i कब आएगा जब इसके k की वैल्यू क्या हो, 2। जब k की वैल्यू क्या हो 4, इसका मतलब सम। इसका मतलब क्या होगा, सम। जब k क्या हो, k एक सम पूर्णांक हो, k एक सम पूर्णांक हो। ठीक है बच्चों, जब k क्या हो, सम पूर्णांक हो। अच्छा पूर्णांक नहीं लिखूंगा मैं, सम प्राकृत संख्या लिखूंगा, नहीं आप कंफ्यूज रहोगे। पूर्णांक में भी क्या बच्चे माइनस ले लेंगे, डाउट लेके आए गुरुजी a की पावर -2 तो वो नहीं है। तो k क्या हो, सम प्राकृत हो। अच्छा i कब आएगा, बच्चों गलत लिख देंगे अपने, हाँ देखो i आ रहा है स्क्वायर, i आ रहा है 4, तो a की पावर k का आंसर i कब आएगा, जब k एक सम प्राकृत हो, यहां पे आएगा। ठीक है, और प्राकृत संख्याओं को देखो, सम प्राकृत संख्याओं पर लिखते हैं k इक्वल टू 2n। तो 2n सम प्राकृत संख्या होती है, और जहां n बिलोंग्स टू क्या हो गया, कैपिटल N। तो ये इसकी कोडिंग हो गई। ठीक है बच्चों, ऐसे ही देखो a की पावर k का आंसर a कब आएगा, तो a की पावर a मतलब a आंसर कब आ रहा है, जब पावर कितनी लग रही हो, विषम। तो यहां क्या आएगा, जब k एक विषम प्राकृत हो। कैसे प्राकृत हो, विषम प्राकृत हो। अब विषम प्राकृत जो है इसको अपन कोडिंग बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, k इक्वल टू 2n + 1, जहां n बिलोंग्स टू क्या लिखेंगे, कैपिटल N। ओके बच्चों, आर वेडिंग माय पॉइंट। अच्छा माइनस लिख लो बच्चों, यदि प्लस लिखोगे तो आप एक को छोड़ जाओगे, तो 2n - 1। तो इस समझ में आया बच्चों। तो यदि a एक अंतर्वलीन आयु है तो आपसे a के पूछा जाए तो आंसर क्या जाएगा, ये दो आंसर आएंगे, या तो a आएगा या i आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपसे बोला कि एक अंतर्वलीन आयु है, तो a की पावर 50 का आंसर बोलो कितना होगा, कितना होगा बच्चों, 50 बोलो क्या है, सम की विषम, सम। तो सम में आंसर कितना आता है, i। तो इसका आंसर आ जाएगा इतना आएगा। अच्छा आपसे थोड़ा सा और पूछ ली जाए घुमा के तो क्या बोलेगा वो, आपसे बोला जाएगा
कि यदि ए एक अंतर्वलीन आव्यूह है तो a की पावर 50 के साने का मान कितना होगा, ये पूछा जाएगा। तो बच्चों अब देखो a की पावर 50 तो कितना आता है i, a की पावर 50 कितना आया i, और i का सानिक लेंगे तो कितना आएगा a, तो a इज द आंसर। समझ में आया बच्चों? अच्छा, यदि आपसे उसने बोला केवल यही भाषा बोली, यदि एक अंतर्वलीन आव्यूह है तो a की पावर 101 के साने का मान बताओ। तो a की पावर 101, तो 101 हो गया यानी विषम हो गया, तो इसका आंसर a आएगा। अब a के सानिक निकालना है अपन को, तो अपन बता सकते हैं क्या? नहीं, उस एग्जामिनर को अपन बोलेंगे कि लाले a की क्या बता, आव्यूह तो बता, तभी तो सानिक निकालेंगे। समझ में आया बच्चों? तो ये इस प्रकार आपको समझ में आएगा। अंतर्वलीन आव्यूह समझ में आया? चलो अब बात करेंगे बच्चों अपन किसकी, आवृत्ति आव्यूह की। अब बात करेंगे बच्चों अपन तीसरा जो था वो क्या था, आवृत्ति आव्यूह। तो इसकी इतनी ज्यादा बातें नहीं करेंगे बच्चों अपन। आवृत्ति आव्यूह क्या है, सिंपल सा। आप ये देखो कि आपके पास कोई आव्यूह है a, ठीक है, वर्ग आव्यूह a, और इसके कुछ निश्चित वर्ग के बाद k+1 के बाद वो आवृत्ति क्या होने लग जाए, रिपीट होने लग जाए, तो ऐसी आव्यूह कहलाती है आवृत्ति आव्यूह। यानी k+1, तो k+1 के बाद क्या होने लग गई, ये रिपीट होने लग गई। अब देखो बच्चों, अब इसमें जो k होगा, k एक क्या हो जाएगा यहाँ पे, k एक आवृत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक आवृत काल या एक टाइम पीरियड हो जाएगा एटलीस्ट, बस इतना। तो इसके बाद ज्यादा कुछ नहीं, बस आपको ये ही आपको, जैसे अपन फंक्शन की बात करते थे ना बच्चों, आवृत्ति फंक्शन, तो आवृत्ति फंक्शन पर लिखते थे कि यदि मैं t+x पुट करूं और मेरे पास फंक्शन f(x) मिल जाए, किसी फंक्शन में मैं t+x पुट करूं, t क्या होता है, t एक वेरिएबल होता है, t क्या होता है, वेरिएबल क्वांटिटी होती है, एक वेरिएबल क्वांटिटी होती है t, मिला लो, t क्या होती है, t एक वेरिएबल क्वांटिटी होती है। तो अपन इस t को बदलते चलो, एक t के बाद क्या जाएगा कि ये रिपीट होने लग जाएगा। जैसे sin x का यदि मैं ग्राफ बनाऊं, f(x) मैं sin x का ग्राफ बनाऊं, तो देखो sin x का फंक्शन कैसे बनता है, sin x का ग्राफ ऐसे बनता है मेरे पास। तो ये अब देखो, ये होता है 0, ये होता है अपने पास क्या, पाई, ये होता है 2 पाई, ये होता है 3 पाई। अब बच्चों देखो, जब अपन इस फंक्शन में x की जगह मैं रखता हूं π/2 + x, x की जगह π/2 + x, तो π/2 + x तो देखो यहाँ पे आ गया, तो π/2 + x। अब इसके लिए जो अपन फंक्शन की वैल्यू आएगी वो कितनी रहेगी, तो ये हो जाएगी f(x). अरे बच्चों देखो, साइन कीबोर्ड में मैं डालूं π/2 + x, तो sin π/2 + x कितना हो जाएगा, cos x हो जाएगा, 90 + थीटा cos थीटा। तो ये फंक्शन को आएगा, नहीं आया, इसका मतलब π/2 क्या है, वो π/2 इसका आवर्तकाल नहीं है, और ये रिपीट भी नहीं हो रहा फंक्शन। उसके बाद अपन देखो क्या करेंगे, 2 पाई रखो, 2 पाई रखो, देखो 2 पाई + x, तो sin 2 पाई + x कितना हो जाएगा, sin x। अब फंक्शन क्या हो गया, रिपीट होने लग गया। इसके बाद तो यहां से 0 से लेके 2 पाई, इसके बाद ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, फंक्शन अपनी वैल्यू को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। तो ये होता है इसका आवर्ती फलन। ठीक है बच्चों, और t अब क्या बच्चे बोलेंगे, गुरुजी ये तो पाई के लिए वैलिड है, sin पाई + x, या मैंने बोला sin पाई - x। देखो sin पाई + x के लिए तो -sin x आ गया, तो ये तो नहीं होगा, लेकिन sin पाई - x के लिए तो कितना आ गया, sin x आ गया। तो अब ये जो sin पाई - x है, तो इसका मतलब ये भी तो क्या हो जाएगा, आवर्तकाल हो जाएगा, t हो जाएगा। लेकिन मेरे बच्चों फिर इसके बाद आप जब वैल्यू आगे बढ़ाओगे ना, तो वैल्यू चेंज होती चली जाएगी, फंक्शन की समान नहीं आएगी, रिपीट नहीं होगी, वो वैल्यू नेगेटिव चली जाएगी। तो इसलिए ये पाई इसका क्या नहीं है, आवर्तकाल नहीं है, इसका आवर्तकाल कितना है, 2 पाई। तो सेम इसके लिए भी होगा कि आव्यूह में अपन जब वर्ग कर रहे हैं, तो वर्ग करने के बाद एक निश्चित नंबर के बाद अपन वर्ग करेंगे तो आव्यूह सेम रिपीट होती चली जाएगी, तो वो कहलाएगी अपन आवृत्ति आव्यूह। ठीक है बच्चों,
अब देखो, अब अपन बात करेंगे 4 पॉइंट निलपोटेंट मैट्रिक्स या शून्य भावी आव्यूह। फोर्थ जो पॉइंट बात करेंगे अपन इसका, फोर्थ शून्य भावी आव्यूह, इसे अपन बोलेंगे निलपोटेंट मैट्रिक्स। बच्चों देखो निलपोटेंट मैट्रिक्स क्या होती है, शून्य आव्यूह क्या होती है, किसी आव्यूह A का एक निश्चित m के बाद क्या जाए, शून्य प्राप्त हो जाए तो उसे अपन बोलेंगे शून्य भावी आव्यूह। समझ में आया बच्चों? तो ये अब देखो बच्चों, इसमें देखो आपसे कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि यदि मतलब m ऐसे कि निम्न में से 4 ऑप्शन ले दिया, 4 ऑप्शन आव्यूह, 4 आव्यूह बना दिया आपको। अब आपसे बोला जाएगा निम्न में से शून्य भावी आव्यूह है, निम्न में से शून्य भावी आव्यूह है, ये क्वेश्चन बोलते हैं। 4 ऑप्शन ले दिया, अब आप कैसे पहचानोगे? अब देखो शून्य भावी आव्यूह के लिए देखो, जैसे नीचे आपको 4 आव्यूह दे दी तो एक आव्यूह ए आपने ले ली। अब आप क्या करोगे, इसका फिर स्क्वायर करोगे, फिर इसका स्क्वायर करोगे और देखोगे क्या शून्य मिला क्या, फिर नहीं मिला तो फिर और स्क्वायर करोगे, ए क्यूब करोगे, ए स्क्वायर का गुणा फिर ए से करोगे, फिर चेक करोगे शून्य मिला क्या, नहीं मिला तो फिर ए क्यूब करोगे, ए 4 करोगे। तो अब ये कुछ शॉर्ट ट्रिक नहीं है बच्चों। अब ये तो अब आप ऐसे करोगे, मान लो ए की पावर 10 पे जाके मिल रहा हो शून्य, इसको शून्य ए की पावर 10 करने पे शून्य मिल रहा हो, सारे अवयव शून्य आ रहे हो, है ना आव्यूह के, तो तब उस वाले केस में ऐसे थोड़ी अपन टेंथ करेंगे। 4 ऑप्शन को चारों के करेंगे तो 1 घंटे लग जाएंगे, 1 घंटे के सेशन में क्या करोगे आप? तो समझ में आया बच्चों? तो निम्न में से शून्य आव्यूह कौन सी है, यदि ये आपसे पूछा जाए तो आप चारों के सारणिक निकालो। क्या निकालो? सारणिक का मान निकालो। सारणिक का मान जिस आव्यूह में 0 होगा ना, वो ही क्या हो जाएगी आपकी, वो ही शून्य भावी आव्यूह या निलपोटेंट मैट्रिक्स होने की संभावना रखेगी। होगी नहीं, रखेगी। और जिसका 0 नहीं हुआ वो तो होगी ही नहीं। समझ में बच्चों? अब चारों में से मान लो आपकी किस्मत ही खराब है और ऑप्शन 3 ऑप्शन ऐसे हैं जिनके सारणिक का मान 0 हो गया, फिर क्या करोगे? फिर तो वही करो जो अपन करते आए हैं, ये वाला मेथड लगाओ, फॉलो करो इसको। समझ में आया बच्चों? तो वो तो आपके लिए भी कष्ट होगा, तो आपके बगल में बैठे वाले बालक के लिए भी कष्ट होगा। तो इसका मतलब फिर आप उसको स्किप कर दो, आगे बढ़ो। समझ में आया बच्चों? तो क्या कह रहा हूं मैं आपसे? तो इसी प्रकार जेईई में देखो बच्चों ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस खुरापाती वाले, बच्चों को परेशान करने वाले क्वेश्चन, है ना बच्चों? तो अपन को परेशान होना ही नहीं है, क्यों? क्योंकि अपन पहले से ट्रेनिंग कर लेंगे, है ना बच्चों? तो निम्न में से शून्य आव्यूह कौन सा है, उसके लिए अपन केवल क्या चेक करेंगे? सारणिक ऑफ ए का मान क्या होना चाहिए? 0। जिसके सारणिक का मान 0 होगा वो निलपोटेंट मैट्रिक्स होने की संभावना रखेगा। और बच्चों देखो, अब आप बोलोगे जी ये कैसे बोल दिया आपने? देखो इसका सारणिक ले लो दोनों पक्षों का, तो ये क्या हो जाएगा? ए की पावर m सारणिक ऑफ o। अब बच्चों देखो इसको मैं लिख सकता हूं a की पावर m, ऐसे लिख सकता हूं ना। अभी तो कहा था मैंने कि a स्क्वायर का सारणिक लो चाहे सारणिक a का स्क्वायर लो, है ना बच्चों? तो बराबर, और सारणिक शून्य आव्यूह के सारणिक का मान कितना होता है? 0। तो ये एक मान हो गया, तो ये मान पे पावर m बराबर 0 है, तो ये कब संभव हो सकता है? जब ये केवल ये हो। ठीक है बच्चों? तो एक चीज ये हो गया। समझ में आया बच्चों? अच्छा, कभी कभी आपसे ऐसे पूछ लिया जाता है कि इसका इंडेक्स बताओ। आपसे ऐसे बोला जाएगा यदि ए एक शून्य भावी आव्यूह है, यदि ए एक शून्य भावी आव्यूह है, निलपोटेंट मैट्रिक्स है, तो इसके इंडेक्स का मान क्या होगा? तो इसके इंडेक्स का मान क्या होगा? इंडेक्स का मान मतलब किस वाली वैल्यू पे ये शून्य प्राप्त हो रहा है, यानी n का वो वाला मान जिसपे शून्य प्राप्त हुआ है। समझ में आया बच्चों? तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ये तो सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन हो गया,
तो अब आपके पास जो अवयव ए है उसको लिखो, ए स्क्वायर करो, ए क्यूब करो, ए 4 करो, ए 5 करो, ए 6 करो। मान लो ए 6 पे जाके शून्य प्राप्त हुआ है तो 6 उसका क्या हो जाएगा, इंडेक्स हो जाएगा। मेरे लालो समझ में आया आपको? अच्छा, ये करना ही तब है जब पहले आप चेक करो सारणी के का मान 0 हो रहा हो। यदि उसके सारणी का मान 0 नहीं हो रहा तो करना ही निष्पाप है, मत करना उसको। समझ में आया बच्चों? तो ये आपके पास 4 हो गए। तो वर्ग अवयव के 4 प्रकार पढ़े अपन ने। अब इसके अपन क्वेश्चन करेंगे, वो मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगा, वहां से आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते जाना बच्चों। ठीक है मेरे लालो? अब अपन बात करेंगे जो 3.2 में एक टॉपिक और अपना रह गया, वो रह गया परिवृत अवयव, सममित और विषम सममित अवयव। तो ये टॉपिक होने के बाद आपके मैट्रिक्स में फिर अपन मूव करेंगे एक्सरसाइज 5 की तरफ, वो भी मैट्रिक्स का ही पार्ट है। तो बच्चों आपकी आरबीसी की बुक में जो एक्सरसाइज 3 और एक्सरसाइज 5 जो है वो एक पार्ट ही है किसका, अपने इस वाले फाउंडेशन का। तो अपन इसको एक ही लेक्चर में पढ़ेंगे ना बच्चों। अब देखो बच्चों, अब अपन बात करेंगे परिवृत अवयव की। तो बच्चों आज अपन ने बात की थी वर्ग अवयव के प्रकार। कुछ प्रकार थे, 4 टाइप्स के प्रकार अपन ने पढ़े। वर्ग समावयव के बारे में बात करी, अंतर्वलीन अवयव के बारे में बात करी, जिसे अपन इंग्लिश में बोलते हैं इनवॉल्यूंटरी मैट्रिक्स। वर्ग समावयव को अपन बोलते हैं आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, पीरियोडिक मैट्रिक्स और नीलपोटेंट मैट्रिक्स के बारे में मेरे बच्चों अपन ने बात कर चुके हैं। अब अपन बात करेंगे बच्चों क्या, परिवृत अवयव, ट्रांसपोज मैट्रिक्स। बच्चों ये जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स है और ये आपके 3.2 को भी कवर करेगी और आपके एक्सरसाइज 3 कंप्लीट हो जाएगी। और सीट मैंने आपको अपलोड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सीट आपको अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है बच्चों? बच्चों कुछ टॉपिक इसमें ऐसे जो आरबीसी में है नहीं, वो केवल फाउंडेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो इसलिए आप अपने विवेक से छाट लेना, जो आपको पढ़ना है आरबीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो आप पढ़ लेना। लेकिन मैं आपको मैट्रिक्स से कहीं से भी किसी भी एग्जाम में कुछ भी पूछा जाए, कुछ भी आपको छुड़ाने वाला नहीं हूँ, सबके सब कवर करने वाला हूँ। ठीक है बच्चों? तो आज अपन लेक्चर नंबर 6 जो पढ़ रहे थे, तो पहला मॉड्यूल अपना कंप्लीट हो गया, वर्ग अवयव के प्रकार, कुछ टाइप्स के। ठीक है बच्चों? अब हम बात करेंगे परिवृत अवयव। क्या होता है बच्चों परिवृत अवयव? परिवृत अवयव तो बच्चों परिवृत अवयव को अपन इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसपोज, ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ठीक है मेरे बच्चों? अब बच्चों देखो ट्रांसपोज मैट्रिक्स जो होती है, इस जैसे कि किसी भी अवयव, जैसे मान लो कोई अवयव ए है, इसका मुझे ट्रांसपोज लेना है, तो मैं इसको प्रतिशत किससे करूंगा, ए डैश या ए के ऊपर ट्रांसपोज यानी कैपिटल टी, इससे जनरली मैं डिनोट करता हूँ। ठीक है बच्चों? तो परिवृत अवयव, किसी भी अवयव का परिवर्त लेना है तो उसको डिनोट अपन ऐसे करेंगे। यदि मैंने मान लो मैंने लिखा सी पे टी, तो आप समझना क्या, कोई सी अवयव है उसका मुझे क्या लेना है, ट्रांसपोज लेना है। अब लेते कैसे, ये तो डिनोट हो गया, ये तो प्रतिष्ठित करना हो गया। अच्छा अब लेते कैसे, तो अपन क्या करेंगे कि पंक्ति में स्थित अवयवों को, पंक्तियों में स्थित अवयवों को, पंक्तियों में स्थित अवयवों को उनके संगत, अवयवों को उनके संगत स्तंभों में लिखना, उनके संगत स्तंभों में लिखना। ठीक है? या अरेंज करना या सुव्यवस्थित करना। ठीक है बच्चों? तो पंक्तियों में स्थित अवयव जो है उनके संगत यानी कोरेस्पॉन्डिंग, यानी पहली पंक्ति है तो पहला स्तंभ में बना दो उसको, दूसरी पंक्ति है तो उसको दूसरा स्तंभ बना दो, तीसरी पंक्ति है तो उसको तीसरा स्तंभ बना दो। तो चेंजेस,
तो जो समझ में आया ना, तो चेंज इन बिटवीन रो एंड कॉलम, ठीक है, इंटरचेंज जो करते हैं तो उससे बनी जो आव्यूह का अरेंजमेंट होगा उससे अपन उस आव्यूह का ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहेंगे। सिंपल सी बात है बच्चों ना। तो लिखना भी लिख लो या अरेंज भी करना लिख लो, ठीक है, या सुव्यवस्थित करना भी बोल सकते हो, सुव्यवस्थित करना ना। अब फॉर एग्जांपल जैसे मैंने लिया आपको कोई ए लिया मैंने बच्चों, और इस ए में 2 4 -1 3 2 1 ये मैंने आपसे क्या ले लिया, ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ठीक है बच्चों। इसका ऑर्डर बोलो कितनी पंक्ति है, इसमें 2 पंक्ति है, स्तंभ कितने हैं, 3 इसके स्तंभ है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट बच्चों? ओके। अब बच्चों देखो मुझे इसका क्या लेना है, 80 ट्रांसपोज। तो जो 80 के लिए मैंने आपको बोला कि जो पंक्ति है, पंक्ति में स्थित अवयव को, पहली पंक्ति ना, तो पहली पंक्ति में स्थित अवयव को इसके संगत, यानी पहली पंक्ति को पहले स्तंभ में कन्वर्ट कर दो। तो बोले स्तंभ में कन्वर्ट करोगे तो हो जाएगा 2, मतलब पंक्ति को स्तंभ में लिख दो 2 4 -1, एक स्तंभ में लिख दिया। ऐसे ही दूसरी पंक्ति कितनी है, 3 2 1, तो इसको स्तंभ में लिख दिया दूसरे में 3 2 1। अब ये बन गया क्या अपने पास इस आव्यूह का परिवृत आव्यूह, ठीक है बच्चों। अब देखो अपन क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पे ऑर्डर कितना है इसका 2/3। अब यहाँ ऑर्डर कितनी पंक्ति आ गई, 1 2 3, तो 3 पंक्ति आ गई, 2 क्या हो गए स्तंभ, ठीक है बच्चों। तो इसका मतलब अपन क्या करेंगे, देखो यहाँ समझना, एक आव्यूह का जो ऑर्डर होगा, अब उस आव्यूह का मुझे ट्रांसपोज लेना है उसी आव्यूह का, तो मैं उसका ऑर्डर क्या कर दूंगा, चेंज कर दूंगा, 2/3 की जगह 3/2 कर दूंगा, यानी पंक्ति को कॉलम में, कॉलम को पंक्ति में कन्वर्ट कर देंगे। तो इतना समझ में आया बच्चों? चलो ये चीज तो बेसिक बात थी जो अपन ने कर ली है ना बच्चों, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। थोड़ी सी अपन एक्स्ट्रा बातें कर लेते हैं, तो नोट में अपन बात करेंगे, नोट बना के, ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों, पहला जो नोट में पढ़ूंगा या आपको मैं पढ़ाऊंगा तो वो क्या है, यदि आपके पास कोई आव्यूह है ए और इसका ऑर्डर आपको दे रखा है कितना, m क्रॉस n का, ठीक है, कोई आव्यूह ए है और उसका ऑर्डर कितना है m क्रॉस n। अब आपसे बोला गया तो बताओ AP यानी इसके ट्रांसपोज मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना हो जाएगा, तो इसके ट्रांसपोज मैट्रिक्स का ऑर्डर हो जाएगा m क्रॉस n, यानी पहले जो पंक्ति स्तंभ था अब वो क्या हो जाएगी, पंक्ति हो जाएगी ना। पहले जो पंक्ति थी वो क्या हो गया, स्तंभ हो गया। समझ में आया बच्चों? आर यू गेटिंग माय पॉइंट बच्चों? ओके, तो पहला नोट समझ में आया। चलो अब बात करेंगे अपन दूसरे नोट की। मतलब दूसरा नोट क्या कहता है कि अपन से क्या बोला है कि जब अपन एक आव्यूह है ए, इस आव्यूह का जब अपन ट्रांसपोज लेंगे तो अपन उसको लिखेंगे ए टी, ठीक है। एक आव्यूह ए था, मैंने इसका ट्रांसपोज लिया तो मैं इसको डिनोट करूंगा ए टी से। फिर मैं इसका वापस से ट्रांसपोज ले रहा हूं बच्चों, मैं फिर इसका वापस से क्या ले रहा हूं, ट्रांसपोज ले रहा हूं इसका वापस से। तो बच्चों देखो इसका ऑर्डर था m क्रॉस n, ठीक है, इसका ऑर्डर कितना हो गया n क्रॉस n। अब देखो बच्चों जैसे मैंने इसका ट्रांसपोज लिया तो अब ऑर्डर कितना हो जाएगा m क्रॉस n, यानी वापस से वही प्राप्त हो जाएगी, तो ये हो जाएगा बस a। यानी कहने का मतलब क्या है, यदि मैं किसी आव्यूह ए का ट्रांसपोज लेके भी उसका ट्रांसपोज लूं तो स्वयं वापस से वही आव्यूह प्राप्त हो जाएगी। ओके मेरे बच्चों, ओके, तो समझ में आया ये चीज है ना। चलो पहला नोट क्लियर। तो पहला नोट क्या था, मतलब नोट के दूसरा पॉइंट क्या था कि किसी भी ट्रांसपोज मैट्रिक्स का यदि वापस से ट्रांसपोज लिया जाए तो आव्यूह वही प्राप्त हो जाती है पुनः, ठीक है बच्चों। अब तीसरा पॉइंट अपन बात करेंगे वो करेंगे एडिशन रूल ना बच्चों, एडिशन रूल यानी दो आव्यूह का समेशन का ट्रांसपोज मुझे लेना है, समझा बच्चों। दो आव्यूह के जोड़ का, दो आव्यूह के योग का ट्रांसपोज जो मैं लेता हूं वो बराबर होता है, इंपोर्टेंट है बेटा, ये इंपोर्टेंट है, बहुत इंपोर्टेंट चीज है ना, ध्यान समझना। दो आव्यूह के योग का ट्रांसपोज बराबर होगा इनके इंडिविजुअल ट्रांसपोज के, इनके इंडिविजुअल ट्रांसपोज के अलग अलग बराबर होगा।
अब ये कैसे आया, तो देखो तो आपके सामने रिजल्ट ए कोई ले लो, बी आप आगे बना लो, कोई भी आगे ए बी बना लो, उसका ट्रांसपोज ले लो, जोड़ के देख लो, आंसर सेम वही आएगा। ठीक है बच्चों, तो इसको आप कर सकते हो, यानी ये एक रूल बन गया। मैं देखो इसको प्रूफ नहीं करा रहा, इलस्ट्रेशन लेके प्रूफ कर लेना। ठीक है बच्चों, यानी आपको क्या याद रखना है कि अवयवों के योग का ट्रांसपोज बराबर होता है उनके इंडिविजुअल ट्रांसपोज लेके जोड़ लेना। समझ में बच्चों? तो देखो दो अवयवों के योग का ट्रांसपोज बराबर है उनके इंडिविजुअल ट्रांसपोज के योग के। ठीक है बच्चों, तो इसको अपन एडिटिव लॉ भी बोलते हैं, इसको ट्रांसपोज ऑफ एडिटिव लॉ। चलो बच्चों, फिर फोर्थ अपन बात करेंगे। मान लो आपके पास कोई कांस्टेंट है k, ठीक है, एक अदिश, यानी किसी अवयव को अपन ने क्या कर दिया, एक k अदिश से गुणा कर दिया, और इसका अपन को क्या लेना है, ट्रांसपोज लेना है। क्या लेना है, ट्रांसपोज लेना है। तो बच्चों देखो, आप जब ऐसे कुछ चीज है तो आप क्या करोगे, आपको ये मालूम है कि जब अपन किसी नंबर को अवयव के साथ गुणा करते हैं तो वो नंबर अवयव में स्थित सभी अवयवों के साथ क्या होता है, गुणा होता है। ठीक है बच्चों, ये चीज तो मालूम है आपको, यानी ये के सभी ए में स्थित सभी अवयवों से गुणा होगा। अब जब मैं उसको ट्रांसपोज लूंगा तो वो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। जैसे बच्चों देखो यहाँ पे ये चीज समझो, यानी इसको मैंने गुणा कर दिया किसके साथ, के ए के साथ, तो एक नंबर हो गया। तो जब ये नंबर हो गया तो ये सभी ए में स्थित सभी अवयवों के साथ गुणा होगा, तो ये आएगा 2k माइनस 4k माइनस k 3k 2k और k, ये हो जाएगा 2 into 3 है ना बच्चों। अब देखो, अब मैंने इसका क्या ले लिया, ट्रांसपोज ले लिया। इसका मैंने क्या ले लिया बच्चों, इसका मैंने ट्रांसपोज ले लिया, तो ये कितना हो जाएगा 2k माइनस के 4k माइनस के 3k 2k और k। अब 3 into 2 इसका हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा। अब बच्चों देखो, इसमें मैं आपको क्या कर सकता हूँ, मैं आपसे बोल सकता हूँ, मैं आपसे बोलूंगा ना कि यदि कोई भी मल्टीपल सभी अवयवों में कॉमन आ रहा है, यदि अवयव में स्थित जो अरेंजमेंट है अवयवों का, उन सभी अवयवों में से कुछ कॉमन आ रहा है, तो अपन कॉमन निकाल लेंगे। सभी अवयवों में से आ रहा है, अवयव के केस में, सारणी के केस में तो या तो एक पूरी पंक्ति में या पूरी एक स्तंभ में कॉमन आ रहा है तो बाहर निकाल देते हैं। तो बच्चों इस वाले केस में देखो, ये अवयव है, तो अवयव में के देखो के सभी अवयवों में, तो मैं इसको कॉमन ले लूं, तो कॉमन ले लो, के बाहर जाएगा, तो बाहर आके तो सिंपल क्या जाएगा, के बन जाएगा। तो इसका मतलब के ए का ट्रांसपोज बराबर होता है के बाहर निकाल के ए के ट्रांसपोज के। समझ में आया बच्चों? तो इसको अपन के ए सिंपल लेंगे। चलो बच्चों, जब बात हो गई इसकी, तो अपन लगे आज सारणिक का भी क्या कर लेते हैं, उससे भी वार्तालाप कर लेते हैं कि बोल सारणिक तेरा क्या विचार है ना बच्चों। तो देखो सारणिक का क्या विचार है, कॉमन कैसे अपन निकालेंगे, तो देखो इसको नोट डाउन करना बच्चों अच्छे से, पॉज करके, वीडियो को पॉज करके। अब देखो बच्चों, ये तो मैंने कॉमन लिया अवयव, मान लो बच्चों ये अवयव ना हो गया सारणिक होता है ऐसे, ये सारणिक इसको अपन लेंगे के ए टी, ऐसे लिखते हैं सारणिक इसको। भाई मुझे के कोई अवयव देखो, पहली बात तो मैं ये कर ही नहीं सकता, क्यों, क्योंकि ये वर्ग अवयव नहीं है। सारणिक हमेशा किसका निकालते हैं, वर्ग अवयव का। तो एक बार अपन ये चीज भी पढ़ ही लेते हैं ना, वर्ग अवयव बना ही लेते हैं। तो ये लो, तो ये हो गया 2/2 का वर्ग अवयव, ठीक है, और ये हो गया इसका ट्रांसपोज 2/2 का, ठीक है मेरे बच्चों। अब देखो अवयव के केस में तो सेम ऐसे कैसे रहेगा, के का ट्रांसपोज बराबर के है ना। अब देखो बच्चों, मान लो मुझे ऐसे बोला गया, मुझे के का सारणिक, तो पहले अपन के जो अवयव है 2/2 का, मतलब वर्ग अवयव होना चाहिए, 2/2 3/3 है ना। अब देखो इसके एलिमेंट लिखो यहाँ पे, तो के तो बोलो कितना है के, मतलब कि सॉरी के ये है ना के, तो के कितना है आपके पास, के है 2k माइनस के 4k 3k और 2k, यही है बच्चों, ठीक है। अब ये इसका ये, अब इसमें देखो बच्चों अपन क्या करना है
कि ये मैंने ले लिया के ए का सानिक है ना। अब बच्चों देखो के बोले इस पंक्ति में कॉमन आ रहा है, हाँ तो बाहर निकाल लो, के बाहर निकाल दिया तो अब क्या बच जाएगा इस पंक्ति में 2 - 4। जब आव्यूह होता तो के सब में कॉमन आता तभी बाहर निकाल दे, अदरवाइज नहीं निकाल दे। इसमें तो इस पंक्ति में भी किया है और इस वाली पंक्ति में भी किया है, तो जितने ऑर्डर का है ना 2/2, तो जितनी पंक्ति उतना उसका लग जाएगा के स्क्वायर। अब कितना बचेगा यार 3, 2 समझ आया बच्चों। तो अब आपको सारणी की केस में जो कॉमन लेना होता है वो कैसे अपन लेते हैं, और आव्यूह में कॉमन अपन कैसे लेंगे। आव्यूह में कॉमन अपन जब सभी अवयवों में कॉमन हो तभी लेंगे, और सारणी के केस में जब मुझे सारणी निकालना हो तो किसी भी पंक्ति में कॉमन मिल जाए तो बाहर निकालो। अब आप बोले गुरुजी तीनों ही पंक्ति में कॉमन मिल गया, तो इंडिविजुअल पहले 1 से निकालो, फिर 2 से निकालो, फिर तीसरी पंक्ति से बाहर निकालो, तो उस पे घात लग जाएगी सेम होगा। तो आर यू गेटिंग माय पॉइंट बच्चों। चलो थोड़ा सा अपने यहाँ पे इसको भी काम आएगा आपके, ऐसे नहीं जो को समझाया। चलो फिफ्थ पॉइंट की बात करेंगे बच्चों अपन कि ये हो गया। अब बात करते हैं अपन मल्टीप्लीकेशन वाले ना, तो दो आव्यूह का गुणन का ट्रांसपोज मैं लूंगा तो वो होगा बीटी, बाद वाला पहले आएगा, बीटी का ट्रांसपोज और एटी का ट्रांसपोज। इसे अपन बोलते हैं रिवर्सल लॉ। इसे क्या बोलते हैं मेरे लालो, इसे बोलते हैं रिवर्सल लॉ। ठीक है बच्चों, तो ये रिवर्सल लॉ को फॉलो करता है कौन, ये करता है गुणन संक्रिया है ना। तो आव्यूह की गुणन संक्रिया का यदि मैं ट्रांसपोज लूंगा तो बराबर होगा उसके पिछले वाले आव्यूह के ट्रांसपोज के और आगे वाले ट्रांसपोज के गुणनफल के, है ना बच्चों। तो ऐसे रिवर्सल लॉ को फॉलो करेगा। अब इसी 5 पॉइंट को मैं आगे बढ़ाता हूँ, 5वें पॉइंट का ए पॉइंट। ठीक है बच्चों, मैंने आपको लिखा ए बी सी, इसका ट्रांसपोज बताओ, अब आप क्या लिखोगे सी टी बी टी और ए टी, ऐसे लिखोगे। अब गेटिंग माय पॉइंट बच्चों। अच्छा मैंने आपसे बोला कि कोई आव्यूह है, अलग अलग आव्यूह है ए, ठीक है, ए बी सी डी ई एफ सोन एन तक चल रहा है, ठीक है, इसका ट्रांसपोज। अब आप क्या लिखोगे, देखो एन तक चला ना, ये कहां तक चला एन तक, तो इसको नाम ऐसे दे दो, आप ऐसे करो A1 A2 A3 सो ऑन ए है, इसका ट्रांसफर लेना है। तो देखो गुणनफल है ना, तो पीछे से स्टार्ट करो, तो इसका आंसर किस तरह हो जाएगा a n की पावर t इनटू a n माइनस 1 की पावर t से कम, फिर इससे कम t सो ऑन, कहां तक आ जाएगा लास्ट में a2 t a1 t, इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये रिवर्सल लॉ। अच्छा इसी में सी पॉइंट मैंने जब बात कर ली कि बच्चों ये a1 a2 a3 ऐसे ना हो कि ये ऐसे हो a 4 a हो, इसका ट्रांसफर लेना, तो 4 a का ट्रांसफर लेना, तो आप कैसे लिखोगे 80 80 80 और 80 पीछे से ऐसे करोगे। लेकिन अब मैं इसको ऐसे बोल क्यों रहा हूं, क्योंकि मैं इसको मिला के लिखूंगा दोस्तों, ए तो कितनी बार ए है 1 2 3 4, तो ए पे घात 4 t ऐसे लिख लूं, और इसको देखो 80 80 80 80 कितनी बार है 4 बार, तो 80 की पावर 4, समझ आया बच्चों। तो ये बन गया ना आपके पास, क्या रिजल्ट बन गया, तो छठा रिजल्ट आपके पास क्या बना कि ए पे पावर के का ट्रांसपोज बराबर होगा ए के ट्रांसपोज के पावर के का। ठीक है बच्चों, ये चीज समझ आ गई आपको। और फॉर ऑल के इन नेचुरल नंबर, फॉर ऑल के बिलोंग्स टू एन, नेचुरल नंबर में से होना चाहिए। तो आर यू गेटिंग माय पॉइंट बच्चों। तो ये 6 पॉइंट समझ में आ गए आपको, ठीक है नॉट। अब अपन बात करेंगे 7वें पॉइंट की। तो ये सब परिवर्त आव्यूह का क्या चल रहा है बच्चों, ये सब परिवर्त आव्यूह की प्रॉपर्टीज भी बोल सकते हो आप कि प्रॉपर्टीज चल रही है। ठीक है बच्चों। अब बच्चों देखो मैंने आपसे एक और इम्पोर्टेंट चीज 7 टाइप की जो मैं आपसे बात करूंगा, वो मैं बात करूंगा कि मुझे एक आव्यूह है एटी यानी परिवर्त आव्यूह है, और एक वो खुद आव्यूह है ए। ठीक है, एक तो आव्यूह है ए और एक उसका परिवर्त आव्यूह है एटी। ठीक है बच्चों। अब आपसे बोला गया बताओ इसका डिटरमिनेंट और इसके डिटरमिनेंट में क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो देखो डिटरमिनेंट लिया है,
बच्चों जब अपन डिटरमिनेंट लेते हैं यानी सारणिक लेते हैं, तो जब भी आपने सारणिक लिया है तो आपके एक बात समझ में आ गई कि ए वर्गाव्युत होगी, ए वर्गाव्युत होगी, यानी सातवें पॉइंट की बात तभी करेंगे जब ए वर्गाव्युत हो, अदरवाइज नहीं करेंगे। ठीक है बच्चों, सारणिक उसी के लिए तो वैलिड होती है ना। तो ए एक वर्गाव्युत है और इसका मुझे क्या निकालना है, सारणिक निकालना है। तो बच्चों देखो, जब हम सारणिक लेंगे इसका, तो यहाँ पे इसका ऑर्डर वर्गाव्युत का ऑर्डर बोल कितना जाएगा, 2/2, 3/3, 4/4 ऐसे तो होता है मेरे बच्चों, यही होता है ना। और उसके बाद इसका जो अपन रिवर्स कर देंगे तो भी इसका 2/2, 3/3, 4/4 ही होगा। तो इसका मतलब ऑर्डर में चेंज नहीं होगा, एलिमेंट के क्रम बदल जाएंगे। यानी जब मैं एक वर्गाव्युत का ट्रांसपोज लेता हूं तो उसका ऑर्डर तो सेम ही रहता है, क्या चेंज होता है, उसमें स्थित अवयव क्या हो जाते हैं, चेंजेस हो जाते हैं। जो पहले पंक्ति में थे अब वो स्तंभ में अरेंज हो गए। समझ में आया बच्चों, आगे बढ़ेंगे मैं पढ़। तो जब वो चेंज हो गए तो क्या उसके सारणिक के मान में फर्क पड़ेगा, तो उसके सारणिक के मान में फर्क नहीं पड़ेगा बच्चों। तो ये प्रॉपर्टी और हो गई, इसको आप याद रख लेना। आपको मैं आगे की क्लास में वापस से एक्सप्लेन करूंगा सारणिक के केस में। जब सारणिक में स्थित अवयव का एक पंक्ति से एक स्तंभ में चेंजेस होता है तो उसके सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है मेरे बच्चों। तो एक बार इलस्ट्रेशन लेके देखो, कोई सा भी एक इलस्ट्रेशन। मान लो ए मैंने ले लिया 2 1 -1 4 ये। तो बच्चों बोले इसका सारणिक कितना रहेगा, तो इसका सारणिक ऐसे लिखोगे आप, ठीक है, और इसको आप ऐसे डंडा लगा के 2 1 -1 4 ये सारणिक बनेगा। अब इसके लिए निकाल तो इसका गुणा इससे करेंगे कितना मिलेगा 8, फिर माइनस लगाओगे, 1 का गुणा -1 के साथ करोगे तो -1, तो 8 -1 कितना हो गया 9। ठीक है बच्चों, अब मैं इसका 80 निकाल रहा हूं। जब मैं इसका 80 निकालूंगा तो ये कितना जाएगा 2 1 -1 4, यानी पंक्ति स्तंभ में हो गई ना। ठीक है, अब मुझे इस 80 का क्या निकालना है, सारणिक। इस 80 का सारणिक निकालना तो ऐसे दिखाऊंगा इसको, और इसको ऐसे लिखूंगा 2 -1 1 4। अब बोलो ये इसको बना करेंगे तो मिलेगा 8, फिर माइनस लगाओगे, फिर 1 को -1 से बना करेंगे तो -1 और 8 में 9। तो सारणिक के मान में कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा। तो इसका मतलब 8वां पॉइंट 7वां पॉइंट क्या जाएगा कि सारणिक ऑफ ए का मान बराबर होता है उसके परिवर्त अवयव के सारणिक के। ठीक है बच्चों, तो ये चीज समझ आ गई आपको। चलो मैं बच्चों अब अपन एक कोई क्वेश्चन इसके ऊपर अच्छा सा ले लेते हैं बच्चों। ठीक है मेरे लालो, अब देखो तो ये 7 पॉइंट की सहायता से अब आप आ जाओ क्वेश्चन की ओर। तो 2 क्वेश्चन अपन कराते हैं, फिर इसके बाद इसकी और अपन प्रॉपर्टीज पढ़ाएंगे, प्रॉपर्टीज नहीं टाइप्स पढ़ाएंगे। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक, सममित और विषम सममित आदि के बारे में बात करेंगे, है ना बच्चों। पहले अपन 2-3 इलस्ट्रेशन कर लेते हैं। तो पहला इलस्ट्रेशन, पहला क्वेश्चन मैंने लिया आपका कि ए एक 4 क्रम की वर्ग अवयव है। ए एक 4 क्रम की वर्ग अवयव है। ठीक है, तब k का मान ज्ञात करो, तब लैम्ब्डा का मान ज्ञात करो। जबकि क्या दिया हुआ है आपको, जबकि आपको दिया हुआ है सारणिक ऑफ ए इंटू 80 का सारणिक, है ना बच्चों, का ए का सारणिक बराबर सारणिक ऑफ ए की पावर लैम्डा। ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है बच्चों। ठीक है, ऐसे आपको दिया हुआ है ना ये। अब आपको इस क्वेश्चन को परफॉर्म करना है, इस क्वेश्चन को हल करना है। कैसे आपको करना है, तो ए एक 4 क्रम की वर्ग अवयव है, तब लैम्डा का मान ज्ञात करो, और ऐसे आपको दे दिया। ठीक है बच्चों, तो अब देखो अपन क्या करेंगे, एलएचएस उठाओ।
ठीक है। इस LHS को ऐसी शक्ल देंगे तो उसके ऊपर जो घात लगेगी वही लैम्डा हमारा आएगा। बच्चों देखो LHS में अपन क्या लेंगे कि आपके पास ये वाला पार्ट देखो, LHS में ये वाला पार्ट देखो, ये वाला पार्ट, इसके पहले इसकी बात करते हैं। तो इसमें आपको क्या दे रखा है, सारणिक और ए का कोई सारणिक है और ट्रांसपोज AP आपको दिया हुआ है ना, का सारणिक है। बच्चों अब देखो मैं आप इसको ऐसे ले सकता हूँ, किसी सारणिक है, कोई सारणिक है और ये वर्ग आव्यूह है ना, मतलब एक आव्यूह है, मतलब एक वर्ग आव्यूह है और उसका जो सारणिक होता है वो क्या होता है, मान होता है। और इस मान को मैंने सिंपल बोल दिया के, क्या बोल दिया मैंने इसको, के मान। अलगेटिंग माइक्रोन बच्चों ये चीज समझ में, तो इसको मैंने क्या बोल दिया, के। तो ये कितना जाएगा, ये के ए ट्रांसपोज टी का सारणिक, यही होगा बच्चों। अभी बच्चों मैंने देखो प्रॉपर्टी यहाँ पे लिखाई है नोट में, तो किसी भी अदिश नंबर का जब हम क्या करते हैं ट्रांसपोज करेंगे ना बच्चों, देखो इस अदिश नंबर का जब अपन इससे गुणा करते हैं तो सारणिक के मान में क्या कोई फर्क पड़ता है क्या, सारणिक के मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि पड़ेगा। तो देखो इसको समझते हैं, तो ये चीज समझ आई बच्चों। अब देखो बच्चों अपन क्या करेंगे कि इस KAT का सारणिक लेना है। तो बच्चों देखो यहाँ पे अपन क्या करेंगे कि एक आव्यूह A थी और जिसमें कितने ऑर्डर की थी वो, 4 ऑर्डर की ना, तो 4/4 की ये क्या थी, 4/4 की एक आव्यूह थी A, ठीक है बच्चों। फिर मैंने इसका क्या कर लिया, ट्रांसपोज कर लिया AT। जब मैंने बच्चों इसका ट्रांसपोज किया तो अब भी बोलो ये कितने बाई कितने की रहेगी, 4/4 की ही रहेगी। बस फर्क इतना है कि यहाँ आने वाले अवयव वो अब यहाँ आएंगे, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत। अब इसको गुणा मैंने किसके साथ किया, K के साथ। इसका गुणा मैंने किसके साथ किया, K के साथ। बच्चों जब मैंने इसका गुणा K के साथ किया तो अब ये जो K है मेरे बच्चों, ये जो K है, अब ये K इस आव्यूह में, ये आव्यूह ना, तो इस आव्यूह में स्थित प्रत्येक अवयव के साथ क्या होगा, गुणा होगा। इसका मतलब ये K यहाँ ना आके सब जगह K गुणा हो जाएगा, K 4/4 लेना, K यहाँ जो भी अवयव है सब में K आ जाएगा। समझ में आया बच्चों। अब ये K अकेला नहीं आएगा, जो भी अवयव है उसके साथ गुणा होके होगा, है ना बच्चों। तो ये चीज समझना, जो भी यहाँ पे होगा A B C D उसके साथ गुणा करके होगा, ठीक है। चलो अब मुझे इसका लेना है सारणिक, मुझे इसका क्या लेना है, KAT का सारणिक, मुझे इसका सारणिक लेना है। तो बच्चों जब मुझे इसका सारणिक लेना है तो अब इसको अपन ऐसे करके ऐसे लिखेंगे, सारणिक पूरा यूं क्यों, और सारणिक में अभी कॉमन लेना सिखाया। सारणिक में कॉमन कैसे निकालते हैं, पंक्ति में से या एक स्तंभ में से। तो बच्चों इस पूरी पंक्ति में से बोलो एक K कॉमन आ गया, इसमें भी एक K कॉमन आ गया, इसमें भी एक K कॉमन आ गया, इसमें भी K कॉमन आ गया, तो कितनी बार हो गया, 4 बार। और बाकी फिर जो सारणिक बचेगा वही A का सारणिक हो जाएगा, सिंपल ऐसे। नहीं समझ आया? तो बच्चों मैं आपसे क्या समझाना चाहता हूँ, तो AT बचेगा ना। मैंने आपको क्या समझाया है, मैंने आपको ये समझाया है कि देखो कहाँ पे बताऊं, यहाँ मैंने आपको ये बताया कि कोई आव्यूह है A, ठीक है, इसका ऑर्डर आपको दे दिया n, इसका ऑर्डर आपको दे दिया n, और इसका आपसे क्या पूछा है, सारणिक। तो इसका आंसर कितना रहेगा, K की पावर n सारणिक ऑफ A। अब याद करो ये तो मैंने आपको एक प्रॉपर्टी में बता दिया, इसमें वर्ग आव्यूह में, वर्ग आव्यूह की प्रॉपर्टी में मैंने आपको ऐसे लिखाया बच्चों। तो बोलो इसको जब अपन लेंगे तो बोलो कितना जाएगा, K पे घात 4 निकल के आएगा बाहर, है ना, और सारणिक ऑफ AT ये जाएगा, ठीक है, मतलब A ट्रांसपोज मैट्रिक्स का सारणिक। अभी बच्चों अपन ने नोट पढ़ा है क्या कि किसी आव्यूह के परिवर्त आव्यूह का सारणिक का मान और उसके खुद के सारणिक का मान क्या होता है, बराबर। ये चीज पढ़ी ना अपन ने, AT के सारणिक का मान बराबर सारणिक A का मान, और सारणिक A को अपन ने किससे दिखाते चल रहे हैं, K से। तो इसका मान भी कितना जाएगा, K, तो ये जाएगा K पे घात 5 हो जाएगा। समझ में आया आगे में बच्चों। तो अपन ने ये जो ब्लू लाइन में था ना गोला सर्किल, इसको हल करा, कितना आया, K पे घात 5। अब अंदर की देखो सारणिक K पे घात 5 और A, ये आया अपने पास
सानिक। ठीक है बच्चों, अब देखो वापस अपन क्या करेंगे कि ये जो k पे घात 5 है ना, k पे घात 5 ये एक नंबर है। अब ये नंबर इस a के वापस से चारों से होगा, तो इसको अपन अब क्या लिखेंगे बच्चों, इसको मैं लिखूंगा कि k पे घात 5 और कितनी बार, 4 बार। k पे घात 5 4 बार निकलेगा ना, देखो ना, इसको आप अल्फा मान लो तो ये बाहर निकलेगा अल्फा पे घात n यानी 4, n कितना है 4 और सानिक ऑफ a, ये प्रॉपर्टी लगेगी ना सेम वापस से। आर गेटिंग माय पॉइंट बच्चों, तो ये आ जाएगा और सानिक ऑफ a बचेगा। सानिक ऑफ a को अभी अपन ने क्या बोला k, तो ये तो जाएगा k पे घात 20 इनटू k, तो k पे घात कितना हो गया 21, तो ये कितना हो गया k पे घात 21 और k क्या बोला सानिक ऑफ a, तो सानिक ऑफ a की घात 21 इज इक्वल टू सानिक ऑफ a की पावर लैम्डा। तो लैम्डा का मान कितना आ गया बच्चों, तो यहां से लैम्डा का मान आ गया 21। तो समझ में आया कितने इंपॉर्टेंट चीजें हैं बच्चों, देखो एक एक चीज को आपको समझना है अच्छे से। हो सकता है मैं बहुत धीरे समझा रहा हूँ, बहुत एक एक चीज को फोकस, लेकिन बच्चों देखो ये उन बच्चों के लिए सही है जो बच्चे वाकई में कुछ सीखना चाह रहे हैं। तो धीरे लेक्चर बोलने का मकसद मेरा केवल यही है कि कुछ बच्चों में इंटरेस्ट जग जाए कि अपन को पढ़ना कैसे है। ठीक है मेरे लालो, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब देखो ये हो गया पहला क्वेश्चन की समाप्ति। इस पहले क्वेश्चन को वापिस से मैं रिपीट करूं इसी क्वेश्चन को, तो इस क्वेश्चन में अपन ने क्या याद रखा, क्या नजर आया, इस क्वेश्चन में अपन को एक चीज बात नजर आई, क्या इसका आंसर ये था, याद रखो क्या क्या याद रखो कि किसी भी ट्रांसपोज आव्यूह का सानिक का मान उस आव्यूह के सानिक के मान के बराबर होता है, पहला चीज। दूसरी चीज अपन ये याद करें कि मुझे कोई के ए है, ठीक है, इसका सानिक का मान निकालना है, तो इसके सानिक का मान कैसे निकालेंगे, जो इस ए का जो ऑर्डर होगा ना उस ऑर्डर के कोरस्पॉन्डिंग के क्या आएगा, कॉमन आ जाएगा। तो कितनी बार कॉमन आएगा, जितनी बार इसका ऑर्डर होगा, तो ऑर्डर इसका n है तो k पे घात n सानिक ऑफ a, बस खत्म हुआ, ये आपका काम होगा। और तीसरी चीज जो अपन मेन चीज बात की कि किसी भी आव्यूह के सानिक का मान जो होता है वो एक मान होता है, उसको आप लैम्डा के अल्फा बीटा गामा जिससे आप दिखाना चाहो दिखा दो, अल्फा से दिखा दो, अल्फा से दिखा दो, ठीक है। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की आगे। तो ये जो ब्लू लाइन में जो सर्किल था उसमें अपन ने लिखा सानिक ऑफ a और a t, ये लिखा ना, यही था, ठीक है। अब इसके भी क्या लिया हमने सानिक, यही है ना बच्चों। अब बोलो इसको मैंने क्या मान लिया, अल्फा मान लिया कि ये कोई मान है जिसका मान अल्फा है, अल्फा पे पावर a t, ये हो गया। अच्छा अब इसी में देखो ये वाला सूत्र लग जाएगा, तो बोलो कि अल्फा कितनी बार कॉमन आएगा, जितना इसका ऑर्डर है, तो at का ऑर्डर कितना है, सेम होगा क्योंकि ये वर्ग आ गया, तो इसका जो 4 था तो इसका भी 4 होगा, तो ये अल्फा पे घात में जाएगी 4 और at का क्या बन जाएगा सानिक। अब at का सानिक लिखो, देखो पहले वाले नोट में at का सानिक का मान लिखो चाहे a के सानिक का मान लिखो, बात बराबर होती। अब अल्फा पे घात 4 सानिक ऑफ a का मान हमने क्या माना था अल्फा, तो अल्फा पे घात 5, तो इसका मतलब ये ब्लू सर्किल में जो था उसका मान अल्फा पे घात 5 आया, फिर एक फिर इसका सानिक लेना, फिर वापस से देखो अल्फा पे घात 5 कितनी बार कॉमन आएगा, जितनी बार इसका ऑर्डर है, कितनी बार ऑर्डर है 4 बार, तो अल्फा की घात 5 कितनी बार कॉमन आएगा 4 बार, सानिक ऑफ a लिखा, सानिक ऑफ a का मान अपन ने अल्फा माना, तो अल्फा का घात 20 इनटू अल्फा, तो अल्फा की पावर 21। अब अल्फा सानिक ऑफ a का मान अपन ने अल्फा माना लैम्डा, तो लैम्डा कितना है, आधार समान है तो घातें समान होते हैं, ठीक है। तो ये चीज समझ आई बच्चों। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया, ये 3 बातों को मद्देनजर रखते हुए चेक करें क्या वीडियो से दिखाएगा, हाँ बिल्कुल सही। चलो मेरे थोड़ा साफ नहीं आ रही है, इसको साफ अब सही आ रहा है। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन है तो आपसे लगने चाहिए बच्चों। अब बात करेंगे बच्चों अपन सेकंड टाइप के क्वेश्चन की, इसी में ना सेकंड टाइप का क्वेश्चन देखो आपके पास ये क्वेश्चन है 80 माइनस
3 साइनिक ऑफ ए माइनस के 4 बराबर 0 हो तो साइनिक ऑफ ए का मान ज्ञात करो। तो साइनिक ऑफ ए का मान ज्ञात करो, ये क्वेश्चन आपसे बोला गया है। ठीक है बच्चों, तो अब उनको ये निकालना है, तो ये कैसे निकालेंगे अपन? तो इसके लिए देखो बच्चों, मैंने आपको एक चीज सिखाई थी कि दो आव्यूह के गुणनफल के सारणिक का मान उनके इंडिविजुअल सारणिक के गुणनफल के बराबर होता है। देखो अब ये प्रॉपर्टी लगेगी इसमें, तो इसको अपन क्या लिखेंगे? अलग अलग सारणिक ऑफ ए इंटू सारणिक ऑफ ए थी माइनस के 3 सारणिक ऑफ ए माइनस के 4 इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, फिर मैंने आपको बताया किसी भी परिवर्त आव्यूह के सारणिक का मान उस आव्यूह के सारणिक के बराबर होता है। तो यहाँ सारणिक ऑफ ए और ए को सारणिक ऑफ ए माइनस 3 सारणिक ऑफ ए माइनस के 4 इक्वल टू 0। फिर मैंने आपसे बोला था बच्चों कि सारणिक ऑफ ए का जो मान होता है वो एक मान होता है जो आप अल्फा बीटा गामा कुछ मान लो, तो ये अल्फा अल्फा कितना रहेगा? अल्फा स्क्वायर माइनस के 3 अल्फा माइनस के 4 इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर करेंगे बच्चों, अल्फा स्क्वायर माइनस के 4 अल्फा प्लस के अल्फा माइनस के 4 इक्वल टू 0। ये होगा अल्फा को मैंने लिया तो मेरे लागू क्या बचेगा? यहाँ अल्फा माइनस 4 इक्वल टू 0, तो ये जाएगा अल्फा माइनस के 4 अल्फा प्लस के 1 इक्वल टू 0। तो अल्फा के दो मान आ गए कितने? 4 और -1। तो अल्फा के दो मान आए, इसका मतलब सारणिक ऑफ ए का मान भी अपन ने क्या है? तो सारणिक ऑफ ए का मान 4 और -1 इसका आंसर। तो ये आपके पास ऐसे इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तो आपसे बनने चाहिए। बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है, प्रॉपर्टी वाइज क्वेश्चन है, ऐसा कुछ वो नहीं है ना बच्चों। ये समझ में आ गया आपके पास? चलो मेरे बच्चों, तो अब अपन बात करेंगे जो आपके 3.2 से रिलेटेड मोस्ट क्वेश्चन है, वो अपन बात करेंगे सममित और विषम सममित आव्यूह। तो इसको नोट डाउन करना और ऐसे 2-5 रजिस्ट्रेशन करते रहना बच्चों। तो ये मैंने आपको कराया। अब बच्चों देखो अपन क्या बात करेंगे, सममित तथा विषम सममित आव्यूह। सममित तथा विषम सममित आव्यूह, इसके पर बात करेंगे बच्चों, सममित तथा विषम सममित आव्यूह। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये अपन इसको बात करेंगे। ठीक है मेरे बच्चों, तो सममित तथा विषम सममित आव्यूह की बात करेंगे। अब क्या होती है सममित आव्यूह? तो देखो बच्चों, पहले अपन बात करेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स यानी सममित आव्यूह की। सिमेट्रिक मैट्रिक्स बच्चों अच्छे से नोट्स बनाते चलना, ध्यान से समझना, इसलिए नोट्स आपके क्लियर होने चाहिए। ठीक है बच्चों, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है कि देखो मान कोई, देखो इसमें बच्चों वर्ग आव्यूह की बात करेंगे। परिवृत्त आव्यूह में वर्ग आव्यूह की कोई दिक्कत नहीं थी, मतलब अपन परिवृत्त तो किसी भी आव्यूह में कर सकते हैं, चाहे वो वर्ग हो चाहे वो कैसी भी आव्यूह, उसका परिवृत्त अपन कर सकते हैं। ठीक है, पंक्ति और स्तंभ को चेंज करना है। लेकिन मेरे बच्चों अब आपसे बात करेंगे सममित तथा विषम सममित आव्यूह की, तो इसमें कोई भी आव्यूह नहीं चलेगी, इसमें केवल वर्ग आव्यूह चलेगी। तो कोई आव्यूह, कोई वर्ग आव्यूह, कोई वर्ग आव्यूह, कोई वर्ग आव्यूह ए, कोई वर्ग आव्यूह ए सममित आव्यूह कहलाएगी। सममित आव्यूह, सममित आव्यूह कहलाएगी यदि मुख्य विकर्ण के सापेक्ष या यदि इसके संयुग्मी अवयव बच्चों मैंने आपको ये चीज पहली क्लास में समझा दिया था। कॉन्जुगेट एलिमेंट
संयुग्मी अवयव क्या होते हैं? ए आई जे बराबर ए जे आई, मतलब संयुग्मी अवयव ए आई जे और ए जे आई, ये इंटरचेंज है। यानी संयुग्मी अवयव जैसे अपन बोला A12 तो कितना जाएगा A21, ठीक है बच्चों, सही बराबर है ना। तो कह रहा है कि यदि इसके संयुग्मी अवयव परस्पर बराबर हो, संयुग्मी अवयव परस्पर बराबर हो, ठीक है। तो ये तो अपन ने कोडिंग में बात कर ली, ठीक है। कोई वर्गावयु A सममित अवयव कहलाएगी यदि इसके संयुग्मी अवयव परस्पर क्या हो, बराबर हो। अब गणित में अपन क्या देंगे, संयुग्मी अवयव बराबर, इसका मतलब बच्चों क्या होगा कि देखो ए आई जे ये तो एक पंक्ति हो गई और ए जे आई एक स्तंभ हो गया। कैसे, देखो अपन समझाते हैं आपको। मान लो कोई आलू है ए वर्गालू A11, इसके एड्रेस A12 A13, A21 A22 A23, A31 A32 A33, ये ठीक है बच्चों, 3/3 का ये हो गया, ठीक है। संयुग्मी अवयव क्या होगा, तो देखो A11 का संयुग्मी अवयव वो खुद ही होगा, A22 का संयुग्मी अवयव भी वो खुद ही होगा और A33 का संयुग्मी अवयव खुद ही होगा। मैं खुद अपने आप से क्या हूं, बराबर, सीधी सी बात है। तो ये तो खुद अपने आप से बराबर है, तो ये तो सेटिस्फाई कर रहे हैं। साथ में इधर देखो A12 का संयुग्मी क्या होगा, A21, देखो बच्चों A12 का संयुग्मी होगा A21, इंटरचेंज हो गया ना। अब ये आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ऐसे ही A13 का संयुग्मी क्या रहेगा A31, यानी ये, तो ये वाला बराबर होना चाहिए ये, और ये वाले अवयव बराबर होना चाहिए इसके, ठीक है। और एक ये ट्रिपल एक्स ये बराबर होना चाहिए इसके, ठीक है बच्चों। तो अब क्या होगा अपने पास कि इसको अपन ऐसे बोल सकते हैं कि किसी भी अवयव, मतलब किसी भी वर्ग अवयव के मुख्य विकर्ण के सापेक्ष क्या हो, सिमेट्रिक हो। अच्छा देखो ये वाला मान बराबर, ये वाला मान और ये वाला मान बराबर, और ये वाला मान बराबर। तो बच्चों देखो ये क्या होगा, इसको यदि अपन मिरर माने, इसको यदि अपन कांच माने, तो कांच के सामने जब मैंने यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा, कोई बिंब रखा, तो उसका प्रतिबिंब इतनी दूरी पर बनेगा, सेम समान, ठीक। ऐसा तो इसके नाक गायब हो जाएंगे, नहीं, समान। ऐसे ये तो इसके सममित ये जाएगा, जितनी दूरी यहाँ से है परपेंडिकुलर उतनी दूरी ये होनी चाहिए। तो अपन इसको ये बोल सकते हैं कि कोई अवयव ए, कोई वर्ग अवयव ए सममित अवयव कहलाएगी यदि उसके संयुग्मी अवयव बराबर हो, या कोई वर्ग अवयव ए सममित अवयव कहलाएगी यदि वो मुख्य विकर्ण के सापेक्ष क्या हो, सिमेट्रिक हो, सममित हो। समझ में आया बच्चों, दो बार। अच्छा कोई वर्ग अवयव ए सममित अवयव कहलाएगी यदि वो A = AT को फॉलो करती हो, ये भी सही है बच्चों। चेक कर लो आप बच्चों, इस A को यदि मैं ट्रांसपोज करूंगा AT, तो बच्चों देखो A बराबर AT, तो यहां से आप क्लियर स्पष्ट है कि वर्ग अवयव का ही क्यों निकालते हैं, क्योंकि इसका ऑर्डर और इसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, समान। क्यों, क्योंकि ये बराबर करके लिख रहे हैं ना अपन, इसलिए है ना। तो समान अवयव का क्रम भी क्या होना चाहिए, समान आना चाहिए ना बच्चों। तो जब अपन इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, A11 पंक्ति को स्तंभ में कन्वर्ट कर देंगे और A13, फिर A21 A22 A23, फिर A31 A32 A33, ये लिखेंगे बच्चों। अब देखो ये वाला A11 अभी बराबर है। अब बच्चों जब ये दोनों बराबर होते तो इसकी वैल्यू इसके लिए बराबर है, तो ये भी बराबर होगा। तो अब स्थान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, आपको अभी भी एक जैसे ही दिखेंगी। तो अपन क्या बोलेंगे कि कोई वर्ग अवयव ए सममित अवयव कहलाएगी यदि क्या, तो उसके केस अपन बनाएंगे तीनों चारों केस। पहली चीज तो ये संयुग्मी अवयव परस्पर बराबर होना चाहिए, ठीक है। या अपन ऐसे बोल सकते हैं कि वो मुख्य विकर्ण के सापेक्ष क्या हो, सिमेट्रिक हो, ठीक है। या फिर अपन ऐसे बोल सकते हैं कि A बराबर क्या हो, AT हो। तो तीनों ही केस में क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये तो गई कोई अवयव वर्ग अवयव सममित कहलाएगी तो उसकी कंडीशन। अब बात करेंगे अपन किसकी, विषम सममित की। विषम सममित अवयव, तो कोई अवयव एक विषम सममित अवयव कब कहलाएगी, तो बच्चों देखो, तो दूसरा जो अपन बात करेंगे वो करेंगे विषम सममित अवयव।
विषम सममित आयु। तो विषम सममित आयु की जब हम बात करेंगे मेरे बच्चों, तो देखो विषम सममित आयु में क्या बात करेंगे कि कोई वर्ग आयु ए विषम सममित आयु कहलाएगी, विषम सममित आयु कहलाएगी यदि उनके संयुग्मी अवयव, देखो संयुग्मी अवयव उसमें तो परस्पर बराबर थे, इनके संयुग्मी अवयव ऋणात्मक बराबर हो। कैसे बराबर हो? ऋणात्मक। या उनके संयुग्मी अवयव में संबंध ऐसा हो aij माइनस के aj। ठीक है बच्चों, यदि कोई वर्ग आयु ए है विषम सममित आयु कहलाएगी यदि उनके संयुग्मी अवयव में संबंध इस प्रकार हो। ठीक है, तो क्या कहलाएगी वो? विषम सममित आयु। ठीक है बच्चों, वहां पे बराबर था, यहाँ पे नेगेटिव था। अब जब नेगेटिव होगा तो देखो मैं आपको समझाना चाहता हूँ ऐसे। एक एग्जांपल लेता हूँ, वही 3/3 का। यहाँ लेगा मैंने a11 a12 a13 और कोडिंग ये आएगी इसकी a21 a22 a23। फिर यहाँ है a31 a32 a33। 3/3 का ये आपके पास वर्ग आयु बन गया। अब बच्चों यहाँ देखना अपन क्या करेंगे कि a12 और a21 ये जो होंगे वो आपस में क्या होना चाहिए? ऋणात्मक इक्वल होने चाहिए। जैसे a12 इक्वल होना चाहिए माइनस के a21। यदि ऐसी कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं, या a13 इक्वल होना चाहिए माइनस के a31 के, या a23 इक्वल होना चाहिए माइनस के a32 के। यदि ऐसा फॉर्मेट बन रहा है या ऐसा अरेंजमेंट हो रहा है तो अपन बोलेंगे ये कैसी आयु है? ये विषम सममित आयु है। अब बच्चों देखो अपन ने तो a12 a21 इसकी बात करी, अब a11 a22 a33 की तो बात कर लो एक बार। तो बच्चों देखो यहाँ पे मैंने लिखा a11, अब इसको मुझे ये वाली कोडिंग देनी है, तो i की वैल्यू 1 j की वैल्यू 1। अब इसको उल्टा करेंगे तो भी वैल्यू क्या होगी? 1 1। ये a11 बराबर किसको होना चाहिए? माइनस के a11 के। अब जो a11 बराबर माइनस के a11 था, और पहले वाले केस में यानी सममित आयु में क्या था? सममित आयु में a11 बराबर a11 था, कोई दिक्कत ही नहीं थी। लेकिन इस वाले केस में क्या होगा? a11 बराबर माइनस के a11 होगा, तो इसको इधर लेके आएंगे बाएं पक्ष में, तो ये कितना जाएगा? 2a11 बराबर 0। अब इसको जोड़ेंगे ना बच्चों। अब यहां से a11 की वैल्यू कितनी रहेगी? 0। ओहो, a11 कितना हो गया? 0। इसी प्रकार a22 भी कितना हो गया? 0। a33 भी कितना हो गया? 0। समझ आया बच्चों? तो अब क्या बन गया अपने पास कि आपसे कोई बोला गया कि ये कोई a है विषम सममित आयु। आपसे ऐसे बोल दिया गया कि एक आयु दे दी आपको और आपसे बोला कि वो विषम सममित आयु। कैसी आयु है? विषम सममित आयु। तो आप उसकी फोटो देख के बता सकते हो कि वो आदमी जो आपको दे रहा है कह रहा है कि विषम सममित आयु है कि नहीं है। कैसे आप समझाओगे उसको? कि वो जो मुख्य विकर्ण पे स्थित जो अवयव है ना, वो सभी क्या होने चाहिए? 0 0 0। अच्छा देखो a11 की वैल्यू 0, a22 की वैल्यू 0, a33 की वैल्यू 0, यानी 0 0 0। यदि कोई आयु ए विषम सममित आयु है तो एक बात अपन को श्योर हो जाएगी, क्या? कि उसके मुख्य विकर्ण पे स्थित अवयव सभी 0 होंगे ही होंगे। पहली चीज समझ आया बच्चों? यदि विषम सममित आयु है। दूसरी चीज, उसके जो संयुग्मी अवयव में जो रिलेशन होगा वो ऋणात्मक ही क्या होंगे? बराबर होंगे। नेगेटिवली क्या होंगे? वो इक्वल होंगे। समझ में बच्चों? a12 बराबर माइनस के a21 तो ये दोनों चीज उसमें फुलफिल होनी चाहिए। ओके बच्चों, अब यहाँ पे देखो इसकी कोडिंग की बात करेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? जब अपन एक्सप्लेन करेंगे तो उसको a माइनस के माइनस के लग जाएगा बच्चों। इसको आप चेक कर लो ना, ट्रांसफर बराबर आएगा। ठीक है बच्चों, तो ये चीज समझ आ गई क्या? कि कोई आयु विषम सममित आयु कहलाएगी यदि उसके संयुग्मी अवयव ऋणात्मक क्या हो? बराबर हो। और वो यदि विषम सममित आयु है
तो उसके मुख्य विकर्ण पे स्थित अवयव भी क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। क्यों 0 होंगे, इस प्रकार हमने बनाया। ठीक है बच्चों, और यदि आप ये चीज भी याद नहीं रख सकते तो ये तो याद रखो सीधा, यदि कोई आयु ए है, विषम सममित आयु होगी, तो इसका मतलब वो ये कंडीशन फॉलो करेगी, और कोई आयु ए सममित आयु कहलाएगी तो वो ये कंडीशन फॉलो करेगी। ठीक है बच्चों, तो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज याद रखो, और जेई के पॉइंट ऑफ व्यू, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सब कुछ याद रखो। समझ आया बच्चों, सब कुछ क्यों याद रखेंगे, अभी एक दो इलस्ट्रेशन कराएंगे आपको पता लग जाएगा। चलो बच्चों, तो अब ये बात हो गई सममित और विषम सममित आयु की। ठीक है बच्चों, अब देखो अपन क्या करते हैं, एक दो इलस्ट्रेशन और कर लेते हैं ना, इसके ऊपर नोट पहले लगा के एक दो प्रॉपर्टी के बारे में और बात कर लेते हैं। तो विषम सममित और सममित आयु के बारे में नोट की बात करते हैं। तो पहला नोट अपन क्या पढ़ेंगे बच्चों कि मुझे चेक करना है कि a प्लस ए टी सममित आयु है कि विषम सममित आयु, सममित आयु है या विषम सममित आयु, ये मुझे चेक करना है, विषम सममित। ठीक है बच्चों, तो ये अपन को जांच करना है a प्लस ए टी। तो बच्चों a प्लस ए टी ये क्या है, एक नई आयु है जिसको मैंने नाम दे दिया b, तो माना b बराबर कितना है, a प्लस ए टी। अच्छा बच्चों, सममित होने के लिए b क्या होना चाहिए, अब आपने इसको नाम b दे दी ना, तो एक नई आयु है b, अब b सममित होगी यदि b बराबर bt हो, और b विषम सममित होगी यदि b बराबर माइनस bt। समझ में आया बच्चों, तो ये चीज अपन को करनी है। तो मैंने इसको b बराबर a प्लस ए टी लिखा, अब मैंने क्या करा, दोनों पे ट्रांसपोज ले लिया, तो ये bt बराबर a प्लस ए टी का ट्रांसपोज है। ठीक है बच्चों, अभी देखो ये bt तो ऐसे कैसे रहेगा, और ये मैंने अभी आपको नोट में सिखाया कि अपन को योग यानी दो आयु के योग का ट्रांसपोज लेना है, तो वो किस तरह होता है, उनके इंडिविजुअल ट्रांसपोज के। तो इनके इंडिविजुअल ट्रांसपोज लेंगे, एटी का ट्रांसपोज लेंगे प्लस एटी का ट्रांसपोज, इंडिविजुअल ट्रांसपोज ले लिया। अब dt इज इक्वल टू एटी प्लस, बच्चों देखो अभी ये एक और नोट सिखाया आपको कि किसी भी परिवृत आयु का परिवृत वो खुद आयु बनता है, यानी एटी का ट्रांसपोज ए बनेगा। अब बच्चों देखो bt, देखो बच्चों योग संक्रिय जो होते हैं कर्मण के नियम का पालन करती है, तो एटी प्लस ए लिखो चाहे ए प्लस एटी लिखो, एक ही बात है। अब a प्लस एटी क्या है, b, तो bt बराबर कितना रहेगा, b, ओ इसका मतलब क्या होगा, ये कैसे आयु है, सममित आयु है। तो a प्लस एटी कैसी आयु है, सममित आयु है। समझ आया बच्चों, अपन क्यों बता रहे हैं ये चीज को भी, अब अभी समझ में आएगा अपन a प्लस एटी ही क्यों लिया, मुझे और कुछ क्यों नहीं लिया अपन ने, क्योंकि मैं कुछ बनाना चाहता हूँ। क्या बनाना चाहता हूँ, सब्र का। सब्र का फल क्या होता है, मीठा होता है। तो जो a प्लस एटी सममित आयु, अब ऐसी बात करूंगा मैं a माइनस एटी, ये चेक करो गुरुजी ये कैसे है, a माइनस एटी, ये सममित है कि विषम सममित है, तो चलो चेक करते हैं। इसको b मान लो, क्या मान लो, b, तो b बराबर क्या मान लिया, a माइनस एटी, सेम ट्रांसपोज लेना दोनों पक्षों में, तो ये हो जाएगा bt a माइनस एटी का ट्रांसपोज। ठीक है बच्चों, अब ये क्या हो जाएगा, bt इज इक्वल टू इंडिविजुअल ट्रांसपोज ले लेंगे बच्चों इसका, तो क्या हो जाएगा, a का ट्रांसपोज माइनस एटी का ट्रांसपोज, तो बच्चों bt इज इक्वल टू एटी माइनस किसी भी परिमित आयु का ट्रांसपोज वो खुद आयु a होता है। अब इसमें क्या कॉमन ले लेंगे बच्चों, मैं माइनस कॉमन ले लूं तो इसको लूंगा a माइनस एटी, है ना बच्चों। अब a माइनस एटी को क्या बना रहे हैं, b, तो bt बराबर क्या है, माइनस के b, ओ bt बराबर b बराबर माइनस bt या bt बराबर माइनस b, तो कैसा आयु है ये विषम सममित आयु है। ठीक है बच्चों, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो अपन क्या कह रहे हैं कि अब आपसे क्या बोला जाएगा बोर्ड में, बच्चों बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना अच्छे से, बोर्ड में क्या क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, कोई आयु a, कोई भी आयु a यानी वर्ग आयु होनी चाहिए, बस ये नहीं बोला कि ये सममित है कि विषम सममित, बस आपसे बोला कोई आयु a वर्ग आयु है, इसको आप सममित और विषम सममित बनाओ।
आपसे क्या क्वेश्चन में बोला, आपसे क्वेश्चन में बोला गया कि एक वर्ग आव्यूह ए आपको दे दी, 2x2 की, 3x3 की, जो भी आपको देनी है वो दे दी, और आपसे बोला गया सिंपल कि इसका सममित और विषम सममित आव्यूह में इसका योग करो। ठीक है बच्चों, तो देखो अब हमको ये चीज समझ आ गई, ओहो इस वर्ग आव्यूह ए को मुझे सममित में और विषम सममित में लिखना है। तो सममित में लिखना है, इस आव्यूह ए को मुझे किसमें लिखना है मेरे बच्चों, इस आव्यूह ए को मुझे सममित में लिखना है। तो सममित में लिखूंगा तो मैं कैसे लिखूंगा, मैं जानता हूं a प्लस at, ये सममित होगा, और इसी a को मुझे किसमें लिखना है, विषम सममित में, तो a माइनस at, ये क्या होगा, विषम सममित होगा। और किसी भी आव्यूह a को मुझे सममित भी लिखना है और विषम सममित में लिखना है। अब बच्चा जब मैं इसको क्या करूंगा, जोड़ूंगा, इनको क्या करूंगा, जोड़ूंगा, तो a प्लस a तो कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा। भाई LHS बराबर RHS में होना चाहिए ना, तो a प्लस a कितना हो गया, 2a, 80 माइनस 80 कट जाएगा, तो ये 2a बराबर a होता है क्या, नहीं, इसका मतलब 2 को हटाना ही पड़ेगा, तो 2 को हटाने के लिए 2 यहाँ कर दो, 2 यहाँ कर दो। अब देखो बच्चों, आधा a तो पूरा a हो गया, आधा 80 प्लस का माइनस के आधा 80 तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब ये बन गया किसी भी आव्यूह a को सममित और विषम सममित में लिखने की ट्रिक, लॉजिक जो करने बनाया। ठीक है बच्चों, अब दो थोड़ा सा ऐसा इसको डेकोरेट कर लो, इसको ऐसे ऐसे करके आधा लगा दो और इसको ऐसे ऐसे करके आधा लगा दो, तो किसी भी आव्यूह a को सममित और विषम सममित में लिखने की ट्रिक ये है। ठीक है बच्चों, तो ये समझ में आया ये चीजें आपको। अब अपन करते हैं बच्चों, इसमें कई सारे नोट्स वगैरह रह गए, तो उससे पहले अपन बात करते हैं किसकी, एक्सरसाइज 3.2 की। तो आपके आरबीसी भी तो करानी है मेरे बच्चों आपको, है ना। तो अब अपन बात करेंगे एक्सरसाइज 3.2 में, इसके अलावा कुछ भी। बच्चों देखो 3.2 करने से पहले एक चीज और अपन बात कर लेते हैं किसकी, कि नोट नंबर 3 में विषम सममित आव्यूह के बारे में, विषम सममित आव्यूह के सानिध्य के बारे में, विषम सममित आव्यूह के सानिध्य के बारे में। तो विषम सममित आव्यूह जो होती है वो क्या होती है, a = माइनस के 80, ये कंडीशन होती है विषम सममित आव्यूह की। अब मुझे इसका क्या निकालना है, सानिध्य। मतलब जब मैं इसका सानिध्य लूंगा तो इसको लिखूंगा सानिध्य ऑफ a = सानिध्य ऑफ माइनस 80, ऐसे लिखूंगा बच्चों। अब बच्चों देखो सानिध्य ऑफ a = इसको मैं लिख सकता हूँ -1, मतलब माइनस को -1 लिख सकता हूँ, -1 a पे पावर t ऐसे। अब यहां से ध्यान से समझना बच्चों, मैंने अभी आपको ये चीज सिखाई थी क्या, कि ka का सानिध्य = होगा k, कितनी बार कॉमन आएगा, जितना इसका ऑर्डर है, तो इसका ऑर्डर n है तो n आ जाएगा, और सानिध्य ऑफ a ऐसे लिखेंगे बच्चों इसको। तो यहाँ पे वापस से ये प्रॉपर्टी लगाएंगे, सानिध्य ऑफ a = -1 बाहर ले लेंगे, और जितना इसका ऑर्डर है n वो लिख देंगे, और यहाँ क्या लेंगे, सानिध्य ऑफ 80। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद बच्चों अपन क्या जानते हैं कि किसी भी ट्रांसपोज के सानिध्य का मान बराबर होता है उसके खुद के सानिध्य के मान के। तो यहाँ कितना जाएगा, सानिध्य ऑफ a = -1 की पावर n, सानिध्य ऑफ a। अब बच्चों ये डिसाइड करेगा कि ये सानिध्य ऑफ a का मान क्या होगा, n डिसाइड करेगा, ये n। बच्चों यहाँ पे जो n है, इस n को मैं एक बार लिख रहा हूँ सम संख्या, और एक बार n ये है विषम संख्या, n की पावर सम और विषम। जब बच्चों n की पावर सम होगी तो ध्यान से समझो, ये सम, तो किसी भी माइनस का स्क्वायर मतलब माइनस पे घात सम हो तो वो आंसर कितना रहता है, प्लस। तो यहाँ हो जाएगा मापांक नहीं बच्चों, सानिध्य ऑफ a, तो सानिध्य ऑफ a बराबर सानिध्य ऑफ a। तो सानिध्य बराबर यानी विषम सममित आव्यूह में समान यानी समकरण के जो आव्यूह होंगे उनके सानिध्य का मान होगा, कुछ ना कुछ होगा। अब कितना होगा वो तो अपन निकाल के पता लगाएंगे। ठीक है बच्चे, लेकिन यदि विषम हो गया तो जब विषम होगा तो बोलो कितना जाएगा, सानिध्य ऑफ a = माइनस सानिध्य ऑफ a। अब इस माइनस सानिध्य को उधर ले जाएंगे तो 2 सानिध्य ऑफ a = 0, तो सानिध्य ऑफ a = हो जाएगा 0। यानी मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है बच्चों, ये बहुत इंपोर्टेंट लाइन है। ये असर्शन और रीजन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं एडवांस में बच्चों, ऐसी छोटी छोटी चीजें देखो यहाँ पे, यही आपका बेस हो गया। ठीक है बच्चों, अब क्या आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक विषम सममित आव्यूह है,
जिसका ऑर्डर आपको 3 दे दिया, कितना ऑर्डर दे दिया 3, तो उसके सारणी का मान बताओ। अब उसमें आपको सारणी, अब आपको आव्यूह नहीं देंगे, कई बच्चे बोलेंगे कि गुरुजी उसमें तो आव्यूह ही नहीं दिया, अब सारणी का मान कैसे निकालेंगे? अरे विषम सममित आव्यूह का ऑर्डर यदि 3 यानी विषम है तो आव्यूह में अवयव कुछ भी हो उसके सारणी का मान कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। समझ में आया बच्चों? तो ये पॉइंट भी आपके पास क्या है? अच्छा, सम हो तो फिर निकालना पड़ेगा, विषम हो तो डायरेक्ट बोलेंगे। समझ में आया बच्चों? तो मैट्रिक्स जितनी आसान लगती है टीचरों को और स्टूडेंटों को, उतनी आसान नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। बहुत खूबसूरती से बनाया है मैट्रिक्स को भी ऑर्थर केली ने। तो पहले ही लेक्चर में मैंने बताया था ऑर्थर केली ने, ना बच्चों? तो इसलिए इसको अच्छे से करना है। अब अपन बात करेंगे 3.2 की।